हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th की हिस्ट्री। चैप्टर नंबर है 4th, तीन वर्ग। इसको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे लेटेस्ट सिलेबस, नए सिलेबस के हिसाब से डिस्कस करने वाले हैं। आसान भाषा में हम यहाँ पे समझेंगे और आपके एग्जाम 2027 में होने वाले हैं, तो उसके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, 2026-27 के सेशन के लिए करा रहा हूँ। और पॉलिटिकल साइंस के आपके ये चैप्टर हो चुके हैं, तो आप इनको भी प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखिएगा। एक बार सिलेबस देख लेते हैं। हमारे इसमें टोटल कितने चैप्टर हैं? इसमें हमारे 7 चैप्टर दे रखे हैं। ठीक है, पहला चैप्टर अपना हो गया है, दूसरा हो गया है, तीसरा हो गया है, और आज हम चौथे चैप्टर को कवर कर लेंगे। तो यानी हमारे 4 चैप्टर यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, और मिड टर्म एग्जाम में यहीं तक आते हैं आपके सिलेबस में। और मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो एकलव्य स्टडी पॉइंट के नाम से। ठीक है, आपको कुछ भी पूछना हो तो डायरेक्ट आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर दीजिए। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको वहां पे रिप्लाई कर दूंगा। तो बात करते हैं तीन वर्ग, यानी चैप्टर का नाम ही है तीन वर्ग। तो आखिर वो तीन वर्ग कौन कौन से हैं? ठीक है, तो वो तीन वर्ग हैं। पहला वर्ग है पादरी वर्ग, ठीक है, और दूसरे वर्ग में आ जाते हैं अभिजात वर्ग, या फिर इनको कुलीन वर्ग कहा जाता है। ठीक है, ये कौन होते हैं इसको आगे हम यहाँ पे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और तीसरा वर्ग जो है वो है किसान वर्ग। तो इन तीनों के इर्द गिर्द हमारा ये चैप्टर घूमने वाला है, और बहुत डिटेल में एक एक टॉपिक को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं इस चीज को। सबसे पहले बात करते हैं हम तीन वर्ग जो अध्याय है, इसमें हम 9वीं से लेके 16वीं, ठीक है, 9वीं से लेके 16वीं सदी के बीच में जो पश्चिम यूरोप था, यहाँ पे जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे? यहाँ पे हम देखेंगे यूरोप में जो परिवर्तन आए हैं वो कौन से समय में आए हैं। तो 9वीं सदी से लेके 16वीं सदी के बीच में जो भी परिवर्तन आए हैं पश्चिमी यूरोप में, चाहे वो सामाजिक परिवर्तन हो, आर्थिक परिवर्तन हो, या फिर वो राजनीतिक परिवर्तन हो, सबको यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत। ठीक है, तो आपने पढ़ा था इससे पहले के चैप्टरों में कि रोमन साम्राज्य का पतन हुआ था। फिर रोमन साम्राज्य के पतन के बाद पूर्वी और मध्य यूरोप के अनेक जर्मन मूल के जो समूह थे, इन्होंने क्या करा? इन्होंने इटली, स्पेन और फ्रांस, याद रखना कि जब रोमन साम्राज्य का पतन हुआ तो रोमन साम्राज्य का पतन होने का मतलब क्या था कि अब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं बची। यानी क्योंकि पहले रोमन सम्राट होते थे, पूरे क्षेत्र को देखते थे। अब रोमन साम्राज्य ही खत्म हो गया तो कोई भी मजबूत केंद्रीय सत्ता बची नहीं। तो ऐसे में क्या हुआ? ऐसे में जो जर्मन मूल के समूह थे, उन्होंने क्या करा? इटली में, स्पेन में और इसके साथ साथ फ्रांस में, इसके जो क्षेत्र थे यहाँ पे अपना अधिकार कर लिया, यानी कि यहाँ पे कब्जा कर लिया। क्योंकि अब रोमन साम्राज्य बचा नहीं है तो जाहिर सी बात है कोई मजबूत सत्ता है नहीं, तो ऐसे में इन पे कब्जा कर लिया गया, इनको अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया गया। ठीक है, तो अब बात करते हैं फ्रांस की। फ्रांस को पहले गॉल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये भी पूरी स्टोरी है, आगे डिटेल में उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि गॉल जो है वो कैसे फ्रांस बन गया। तो देखिए, फ्रांस जो है यहाँ पे फ्रैंक कबीले का शासन स्थापित हुआ। यानी फ्रांस में किसका शासन स्थापित हुआ था? फ्रैंक कबीले का। ठीक है, फ्रैंक एक समूह था, इस समूह ने क्या करा? यहाँ पे अपना शासन कर लिया, स्थापित कर लिया। फिर इसके बाद बात करते हैं स्पेन। स्पेन में क्या है? विसिगोथो। थोड़ा सा नाम याद रखना, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, यहाँ पे नाम ऐसे ऐसे आएंगे जो आपको याद रखने पड़ेंगे, थोड़े मुश्किल नाम हो सकते हैं। तो ये जो विसिगोथो है, इनका शासन यहाँ पे स्थापित हुआ स्पेन के अंतर्गत। और इटली में देखें तो ऑस्ट्रोगोथ, ठीक है, यानी ऑस्ट्रोगोथ और जो लोम्बार्ड थे, इनके जो समूह थे, इन्होंने क्या करा? इसको अपने कंट्रोल में ले लिया। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? अलग अलग समूह, अलग अलग कबीलों ने इन क्षेत्रों को क्या करा? इनको अपने कब्जे में ले लिया और वहां पे अपना शासन स्थापित कर लिया। क्यों? क्योंकि रोमन साम्राज्य खत्म हो गया है, रोमन साम्राज्य जैसी कोई मजबूत सत्ता यहाँ पे बची नहीं है, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई तो यहाँ पे कब्जा करेगा ही। तो यही हमको यहाँ पे आगे डिस्कस करना है। अब एक बार ध्यान से देखिए इस मैप को, ये वर्ल्ड मैप है। यहाँ पे वर्ल्ड मैप में आपको क्या देखना है? अभी हमने इससे पहले पढ़ा था फ्रांस, स्पेन और इटली। ठीक है, फ्रांस, स्पेन और इटली आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड मैप में कहाँ है। तो आपको कभी भी वर्ल्ड मैप में कुछ भी याद रखना है तो पहले, सबसे पहले आपको अपना भारत देश देखना है। ठीक है, यानी हमारा देश है और इससे हमें यूरोप की तरफ जाना है। यूरोप की तरफ अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपको यहाँ पे यूरोप दिखेगा। ठीक है, यानी अफ्रीका है, अफ्रीका के ऊपर आप देखोगे तो आपको यूरोप दिखेगा। अब यूरोप में आता है स्पेन, इटली, ठीक है, फ्रांस। तो अब यहाँ पे देखते हैं कहाँ कहाँ पे है ये देश। स्पेन यहाँ पे है, स्पेन के ऊपर देखोगे फ्रांस दिखेगा, और यहाँ पे देखोगे इटली दिखेगा। ठीक है, यानी ये पूरा क्या है? यूरोप है। और भारत से कहाँ पे है? ठीक है, भारत से पूर्व दिशा में या पश्चिम दिशा में? तो देखिए, हमारा पूर्व जो है वो इधर आता है और पश्चिम जो है इधर आता है, यानी भारत से पश्चिम दिशा की ओर अगर हम चलते हैं तो हम उधर यूरोप की तरफ पहुंच जाएंगे। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। आगे, ठीक है, तो अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे, समझते हैं इसको। देखिए, इस समय में क्या था? इस समय में कोई भी मजबूत संगठित राजनीतिक बल जो था यहाँ पे नहीं था।
यानी कि कोई भी मजबूत राजनीतिक संगठित बल नहीं है। अब कोई भी मजबूत राजनीतिक सत्ता नहीं होगी तो क्या होगा, तो यहाँ पे आए दिन युद्ध होंगे, जाहिर सी बात है आपस में ही लड़ेंगे। तो यहाँ पे जिस कारण क्या होता था, यहाँ पे आए दिन युद्ध होते रहते थे, कभी ना कभी किसी ना किसी का युद्ध चलता रहता था। ऐसे में अपनी जमीन की रक्षा के लिए संसाधन जुटाना बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि आए दिन युद्ध होते थे और युद्ध जो होते थे उसका मेन कारण जो होता था वो जमीन होता था। अब जब रोज युद्ध होते हैं तो ऐसे में क्या चाहिए, जमीन की रक्षा करनी है। तो ऐसे में अपनी जमीन की रक्षा करने के लिए क्या करना पड़ता था, संसाधन जुटाना पड़ता था। इस तरह सामाजिक ढांचे का जो केंद्र बिंदु है वो है भूमि पे नियंत्रण, यानी जमीन पे कंट्रोल। ठीक है, आगे हम इसमें जब सामंतवाद पढ़ेंगे तो फिर जमीन के बारे में और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या समझा है कि रोमन साम्राज्य का पतन हो गया, स्पेन, फ्रांस, इटली, यहाँ पे क्या है, अलग अलग जो कबीले थे, समूह थे, उनका शासन स्थापित हो चुका है। इसके बाद अगर हम देखें तो कोई मजबूत संगठित राजनीतिक सत्ता बची नहीं, तो जिस कारण यहाँ पे रोज युद्ध होते हैं, आए दिन युद्ध होते ही रहते हैं। तो ऐसे में क्या हुआ, ऐसे में अपनी जमीन की रक्षा के लिए संसाधन को जुटाना बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि जमीन की रक्षा करनी थी। ठीक है, तो आगे इसको और डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब देखो, चौथी सदी चौथी सदी से रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म जो था ईसाई धर्म था। ये हमने इससे पहले भी आई थिंक पढ़ा होगा एक चैप्टर में। तो देखिए, चौथी सदी की अगर हम बात करें तो इस समय में क्या था, रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म जो था ईसाई धर्म बन चुका था। यानी जो रोमन साम्राज्य है इसका जो मेन धर्म बन चुका है वो कौन सा धर्म है, क्रिश्चियनिटी, यानी क्रिश्चियन ईसाई धर्म जो है इनका मुख्य धर्म बन चुका था। ये रोमन साम्राज्य के पतन के बाद भी बचा रहा, यानी रोमन साम्राज्य तो खत्म हो गया लेकिन ईसाई धर्म जो था वो यहाँ पे चलता रहा, लोग इसको फॉलो करते रहे और धीरे धीरे मध्य और उत्तरी यूरोप में भी ये फैल गया। ठीक है, यानी मध्य की तरफ और उत्तरी यूरोप की तरफ भी ये ईसाई धर्म जो था वो तेजी से फैल रहा था। चर्च भी यूरोप में एक मुख्य भूमिधारक और राजनीतिक शक्ति बन चुका था, क्योंकि जो चर्च होती थी, चर्च यूरोप में काफी ताकतवर हो चुकी थी। क्यों, क्योंकि चर्च के पास होती थी भूमि, यानी इसके पास बहुत सारी भूमि है चर्च के पास, तो ये क्या हो गई, भूमिधारक। कौन होता है भूमिधारक, जिसके पास बहुत सारी भूमि, यानी बहुत सारी लैंड, बहुत सारी जमीन हो। ठीक है, और राजनीतिक शक्ति, जिसके पास बहुत सारी जमीन होगी तो जाहिर सी बात है राजनीतिक शक्ति भी बनी जाएगा वो। तो ये था। अब यहाँ पे हमने सब कुछ समझ लिया, ज्यादा कुछ समझना नहीं है, बस एक चीज समझनी है जो बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं। यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है चौथी सदी। ठीक है, चौथी सदी, और ये बात कर रहा हूं मैं 380 के आसपास, यानी 380 एडी के आसपास की बात कर रहे हैं, जिस समय में रोमन साम्राज्य का राजनीतिक धर्म जो था ईसाई धर्म बन चुका था। तो यहाँ पे पहली सदी, दूसरी सदी, तीसरी सदी, चौथी सदी, इसमें क्या अंतर होता है आपको ये समझना है, आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, पहली सदी का मतलब है 1 एडी से लेकर 100 एडी तक। एडी का मतलब यहाँ पे ईस्वी है, यानी आप ऐसे कह लो 1 ईस्वी से लेके 100 ईस्वी तक। अब दूसरी सदी की बात करें तो 101 ईस्वी से लेके 200 ईस्वी तक। तीसरी सदी की बात करें तो 201 से लेके 300 ईस्वी तक। अक्सर क्या करते हैं बच्चे, कंफ्यूज कैसे होते हैं, जैसे मान लो मैंने बोला तीसरी सदी, तो वो सोचते हैं कि 301 से लेके 400 जो होगा ये तीसरी सदी होगा। ज्यादातर बच्चे ऐसा समझ लेते हैं और यहीं पे हमसे गलती हो जाती है। ठीक है, तीसरी सदी का मतलब ये नहीं है कि 300 से शुरू होगा, तीसरी सदी का मतलब है 201 से लेके 300 तक। फिर चौथी सदी का मतलब क्या है, 301 से लेके 400 ईस्वी तक। फिर पांचवी सदी का मतलब है 401 से लेके 500 ईस्वी तक। तो ये थोड़ा सा ना अपने दिमाग में बिठा लेना, इसको याद रखना, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। अब वापिस से इस टेबल में आओ, यहाँ पे चौथी सदी की बात चल रही थी। चौथी सदी का मतलब क्या था, अब वापिस से यहाँ पे देखो, चौथी सदी का मतलब है 301 से लेके 400 के बीच में, यानी ये 380 है। 380 का मतलब क्या है, ये 400 से पहले आ रहा है, यानी कि उसके बीच में हो जाएगा। ठीक है, तो इस समय में यहाँ पे क्रिश्चियनिटी फैल रही थी और रोमन साम्राज्य का तो पतन हो गया, लेकिन क्रिश्चियनिटी यानी ईसाई धर्म जो था यहाँ पे चलता रहा। ठीक है, आगे चलते हैं। इस अध्याय का केंद्र बिंदु 3 वर्ग है, क्योंकि इस अध्याय में हम जो मेन जो टॉपिक पढ़ेंगे वो 3 वर्ग है। पहला है पादरी वर्ग, दूसरा है अभिजात या कुलीन वर्ग, तीसरा है किसान वर्ग। ठीक है, यानी ईसाई जो है, ईसाई पादरी वर्ग पहले नंबर पे आएंगे, भूमिधारक अभिजात वर्ग जो है ये दूसरे नंबर पे आएंगे। अभिजात को कुलीन भी कहा जाता है। अभिजात मतलब कौन होता है समझिए, अभिजात का मतलब समझ लीजिए, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। तो अभिजात का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो अमीर हो, यानी जिसके पास खूब सारा पैसा हो, ऐसा व्यक्ति जो समाज में ताकतवर हो। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो समाज में जिसका प्रभुत्व हो, ऐसा व्यक्ति जिसका समाज में वर्चस्व हो। ठीक है, जो कहीं ना कहीं सत्ता से भी जुड़ाव रखता हो, तो ऐसा वर्ग, ताकतवर वर्ग, अमीर वर्ग, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कुलीन वर्ग कह लो या फिर अभिजात वर्ग कह लो। इनके पास जमीन भी है, पैसा भी है। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे आ जाता है किसान वर्ग, और इन तीनों वर्गों के बीच में
जो बदलते हुए संघर्ष की कहानी है जो यूरोप में होती रही है, उसी को हम क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो अब सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे हम देखेंगे सामंतवाद। और आपको मैं कह रहा हूं 100% आपके इस वाले टॉपिक में से क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। तो सामंतवाद क्या है, बहुत सारे बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा, उदाहरण देकर समझाऊंगा। एक बार अगर आपने इसको देख लिया तो लाइफ में कभी नहीं भूलोगे, गारंटी से कह रहा हूं। बहुत ध्यान से आपको सीरियस होकर बस देखना है एक बार, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे सामंतवाद की, ठीक है। तो सामंतवाद में ये पूरा सिस्टम होता है, इस सिस्टम को हम थोड़ा आगे चल के समझते हैं डिटेल में, बिल्कुल आसान भाषा में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सामंतवाद की। तो सामंतवाद जिसको फ्यूडलिज्म कहा जाता है, जर्मन भाषा का जो फ्यूड शब्द है इससे संबंधित है। यानी जर्मन भाषा में एक शब्द है फ्यूड, फ्यूड से इसका रिलेशन है, संबंध है, ठीक है। और फ्यूड का मतलब क्या होता है, फ्यूड का मतलब होता है जमीन का टुकड़ा या फिर भूमि का टुकड़ा, ठीक है। यानी फ्यूड का मतलब क्या है, जमीन का टुकड़ा। तो सामंतवाद किससे संबंधित हो गया, जमीन के टुकड़े से। या फिर जमीन का टुकड़ा भी छोड़ दो, सामंतवाद किससे संबंधित हो गया, आप बोलो जमीन से संबंधित हो गया, ठीक है। सामंतवाद यानी जमीन, इतना अगर आपने याद कर लिया, समझ लिया, तो आपको आगे बहुत आसान लगेगा। अब और आगे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, ये एक ऐसे समाज को इंगित करता है, यानी एक ऐसे समाज की तरफ इशारा करता है जो मध्य फ्रांस और बाद में इंग्लैंड और दक्षिणी इटली में विकसित हुआ, ठीक है। यानी ये एक ऐसे समाज की ओर इशारा कर रहा है जो कि कहां पे शुरू होता है, मध्य फ्रांस में, और बाद में इंग्लैंड की तरफ और फिर दक्षिणी इटली की तरफ ये विकसित हुआ सामंतवादी व्यवस्था। तो इतिहासकार जो हैं उन्होंने सामंतवाद शब्द का प्रयोग जो है मध्यकालीन यूरोप में जो आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक जो अलग अलग संबंध थे इसके बारे में डिस्कशन करने के लिए उन्होंने सामंतवाद शब्द का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया है इतिहासकारों ने, ठीक है। अब थोड़ा सा हम ना कहानी से समझेंगे, वरना आप ऐसे ना भूल जाओगे। यहाँ पे हमने क्या समझा, सामंतवाद, सामंतवाद का संबंध किससे है, जमीन, जमीन, इतना हमने समझ लिया है। अब देखो यहाँ पे सबसे मेन जो होता है वो होता है राजा, ठीक है। यानी ये है किंग। अब राजा जो है, राजा बहुत अमीर है, राजा के पास बहुत पैसा है, राजा के पास बहुत सारी जमीन है। राजा के पास क्या है, बहुत सारी जमीन है, यानी बहुत सारी लैंड है, ठीक है। अब इतनी सारी लैंड यानी इतनी सारी जमीन है राजा के पास। अब राजा थोड़ी अकेले मतलब अपनी सारी जमीनों को देखता फिरेगा, उसके पास इतना टाइम थोड़ी है कि वो अपनी जमीनों की रक्षा करता फिरे या जमीन नापता फिरे पूरे दिन। अब उसकी जो जमीन है वो जमीन है। अब राजा ने सोचा कि अपनी जमीन को किसी यूज में लगा दूं, कोई काम में आ जाए, उसकी सुरक्षा भी बनी रहे और मुझे बार बार उसकी देखरेख करने की कोई जरूरत ना पड़े। तो राजा ने एक ऐसी तरकीब निकाली। राजा ने क्या करा, अपनी जमीन की रक्षा करने के लिए उसने सोचा मैं खुद कहाँ कहाँ जाऊंगा, मेरी तो इतनी जमीन यहाँ पे है, वहां पे 100 गांव है, वहां पे मेरे पास 150 गांव है। अब सारे गांव में एक एक करके मैं क्या देखता रहूंगा, इससे अच्छा मैं किसी को जिम्मेदारी दे देता हूं अपनी जमीन की, ठीक है। तो राजा ने क्या करा, किसी को अपनी जमीन की जिम्मेदारी दे दी। अब इसी इतना अगर आपको समझ में आया तो आगे और देखो। अब राजा ने क्या करा, किसी व्यक्ति को अपनी जमीन की जिम्मेदारी दे दी, उस व्यक्ति को कहा जाता है सामंत। सामंतवाद, समझ रहे हो, सामंतवाद की बात कर रहे हैं। तो सामंतवाद में पहला शब्द क्या है, सामंत, यानी इससे रिलेटेड बातें हैं। तो राजा ने क्या करा, अपनी जमीन दे दी सामंत को। यानी सामंत पे क्या था, राजा को भरोसा था, राजा को पूरा ट्रस्ट था अपने सामंत पे। तो राजा के पास बहुत सारी जमीनें होती थी, तो सामंत को वो जमीन मिल जाती थी, ठीक है। अब सामंत को जमीन मिल गई है, ठीक है। अब जमीन मिल गई है तो सामंत क्या करेगा, तो इसके बाद जो सामंत है, सामंत को लॉर्ड भी कहा जाता है, ठीक है, लॉर्ड। तो राजा को सैनिक देते थे, यानी सामंत जो थे। अब राजा ने क्या करा, राजा ने सामंत को जमीन दी, तो जमीन के बदले अब सामंत राजा को क्या दे रहे हैं, तो ये सैनिक दे रहे हैं, क्योंकि सामंत जो था ये ताकतवर था, इसके पास होते थे सैनिक, ठीक है। अब इसके पास सैनिक होते तो राजा को जरूरत पड़ने पे सैन्य सेवा मिल जाती थी इससे, तो राजा को सैनिक मिल जाती थी, ठीक है। फिर राजा के प्रति वफादार रहते थे, यानी राजा ने अपनी जमीन दी है, जिम्मेदारी दी है कि भाई मेरी जमीन है, मैं तुम्हें दे रहा हूं, तुम इस जमीन पे शासन करो, टैक्स लो वहां से, और मेरी जमीन मतलब मालिक तो राजा ही है, राजा ने सामंत को दे दी है जिम्मेदारी। तो बदले में मैं अगर तुम्हें जमीन दे रहा हूं, तुम मुझसे टैक्स कमा रहे हो, तो बदले में तुम मुझे सैन्य सेवा दो, यानी तुम्हारे पास सैनिक है। जब मुझे कभी युद्ध पे जाना हुआ या मुझे कहीं सेना की जरूरत पड़ी, तो मैं तुम्हें कभी भी कह दूंगा, तो तुम तुरंत अपनी सेना को तैयार करके मेरे पास भेज देना। तो इनके बीच में क्या हो गई, एक डील हो गई है राजा और सामंत के बीच में। तो राजा को सैनिक देंगे ये, और राजा के प्रति वफादार भी रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जमीन दे दी तो कल को तुम उस जमीन पे ही कब्जा कर लो, राजा को ही भगा दो, ऐसा नहीं, वफादार रहना पड़ेगा। कई राज्यों में कर, उपहार
और नजराना भी देते थे। कई जगह पे ऐसा भी सुनने में मिला है कि ये जो सामंतवाद थे ये राजा को क्या करते थे, कुछ उपहार देते थे, गिफ्ट देते थे, ठीक है, कुछ जगह पे टैक्स भी देते होंगे, ऐसा भी कुछ कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा। और राजा के आदेशों का पालन करते थे। राजा के आदेशों का पालन किसको करना पड़ता था, सामंत को। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, राजा का संबंध किससे देखा, सामंत से। राजा ने क्या दिया सामंत को, अपनी लैंड दी, यानी अपनी जमीन दे दी। अब जमीन पे इनकी जिम्मेदारी क्या है, वहां से टैक्स वसूलेंगे, ठीक है, और वहां उसका रख रखाव करेंगे, मेंटेनेंस वगैरह सब इनका हो जाएगा। और राजा को जरूरत पड़ेगी कभी सेना की तो ये अपने सैनिक उनको लिए भेज देंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो यहां पे हमने क्या देखा, सामंत। अब सामंत जो है, सामंत एक अमीर आदमी है, ठीक है। सामंत कौन है, अमीर आदमी है। राजा ने क्या करा, खूब सारी जमीन दे दी। अब देखो, मान लो राजा के पास 100 गांव हैं। यहाँ पे एक और कंफ्यूजन दूर कर लो अपने दिमाग से। मान लीजिए राजा के पास 100 गांव हैं, तो राजा क्या कर सकता है, अलग अलग सामंत भी रख सकता है। मान लो एक सामंत है, उसका नाम ए है, दूसरे सामंत का नाम बी है, तीसरे सामंत का नाम सी है, चौथे सामंत का नाम डी है। तो अब वो क्या करेगा, मान लो 25 गांव उसने इसको दे दिए, 25 गांव इसको दे दिए, 25 गांव इसको दे दिए, 25 गांव इसको दे दिए। इस तरीके से वो अलग अलग सामंतों को अपनी लैंड यानी अपनी भूमि, अपना गांव जो भी है उसके कंट्रोल में है उसको दे सकता है। वो सामंत वहां पे क्या करेगा, वहां पे कृषि करवाएगा, टैक्स वसूलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब सामंत के पास है जमीन, सामंत क्या करेगा, खुद खेती करेगा। आप सोचो, सामंत को जिसको इतनी सारी जमीन मिल गई हो, क्या वो खुद खेती कर पाएगा, नहीं करेगा। जिसके पास इतनी सारी जमीन आ जाएगी वो खेती करेगा ही क्यों खुद से। तो ये क्या करते हैं, ये किसानों से काम करवाते हैं, यानी किसान जो है सामंत की भूमि पर खेती करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, राजा, राजा ने अपनी भूमि दी सामंत को, और सामंत ने अपनी भूमि किसको दे दी, किसान को। किसान को किस लिए दी, खेती करने के लिए। ये नहीं है कि किसान का अधिकार हो गया है, ठीक है। तो सामंत की भूमि पर खेती कौन करेगा, किसान करेंगे, और अपनी उपज का एक हिस्सा टैक्स के रूप में सामंत को दे देंगे। यानी सामंत ने किसानों को बुलाया कि भाई ये जमीन लो, इस पे खेती करो। अब किसानों ने क्या करा, सामंत की उस जमीन पे जो उसको राजा ने दी थी, खेती करना शुरू कर दिया। अब खेती करी, लास्ट में जो फसल हुई उसका एक बड़ा हिस्सा किसको दे दिया, सामंत को दे दिया, बाकी हिस्सा किसान रख लेगा। कृषि करके पूरे समाज के लिए अनाज उगाने का जो काम था वो किसान ही करता था, यानी सबके लिए अनाज उगाता था। बदले में सामंत से सुरक्षा और भूमि पर खेती करने का अधिकार प्राप्त करता था, ठीक है। यानी सामंत क्या कहता है, सामंत ये कहता है कि तुम खेती करो और तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। यानी किसान को क्या बोला, किसान को ये कह दिया सामंत ने कि मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा, ठीक है, तुम मेरी जमीन पे खेती करो, अनाज उगाओ। तो ये है, तो ये एक रिश्ता है राजा का सामंत से, सामंत का किसान से, ठीक है। तो यानी यहाँ पे क्या हुआ, एक क्रम बन गया। एक क्रम कैसा बन गया, राजा का, सामंत का और किसान का, ठीक है। राजा ने क्या करा, अपनी जमीन दे दी, किसको जमीन दे दी, सामंत को दे दी। अब जमीन, इस जमीन पे सामंत क्या कर रहा है, किसान से खेती करवा रहा है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक सिस्टम बन गया। अब ये वफादार किसके प्रति रहेगा, राजा के प्रति, ठीक है। अब ये किसके प्रति वफादार रहेगा, अपने सामंत के प्रति। क्योंकि किसान को जो खेती के लिए जमीन मिली है वो राजा ने नहीं दी, किसान को खेती के लिए जमीन सामंत ने दी है, तो इसका सामंत के साथ वफादारी का रिश्ता रहेगा। इसको जमीन राजा ने दी है तो इसकी राजा के साथ वफादारी का रिश्ता रहेगा। तो ये है सामंतवाद वाली व्यवस्था। अब वापिस से देखो, अब ये जो सामंत है ना, सामंत जो है ये ताकतवर व्यक्ति है। अब इसके पास क्या है, इसके पास है सैनिक, यानी इसके पास है सेना। और ये सेना जो है ये अवेलेबल करवा देगा राजा को। जब राजा को सेना की जरूरत पड़ेगी तो वो अपने सामंत को बोलेगा कि भाई मुझे चाहिए सेना। तो ये क्या करेंगे, ये बोलेंगे ठीक है सेना ले लो, और सेना उनको दे देंगे। सेना उनके लिए युद्ध लड़ना या जो भी होगा वो करेगी। अब सेना में एक और टॉपिक आ जाता है आपका नाइट। सेना में जो सैनिक है, जो कुशल, ठीक है, कुशल सैनिक। अब सैनिक भी दो तरीके के थे, एक तो किसान थे, किसान जो थे वो खेती का काम करते थे, ठीक है। आप सभी जानते हो किसान जो है वो खेती का काम करता है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पे युद्ध भी लड़ते थे। यानी किसान जो थे वो खेती का भी काम करते हैं और युद्ध लड़ने का भी काम करते हैं, क्योंकि उन दिनों आए दिन युद्ध होते रहते थे। तो ऐसे में किसानों की जरूरत पड़ती थी तो उनको युद्ध में ही लगा देते थे। लेकिन ये खेती में माहिर होते थे। अब किसान जो है वो खेती करना अच्छे से जानता है, युद्ध करना अच्छे से नहीं जानता। लेकिन ये जो है सैनिक, इनको नाइट कहा जाता है। और ये किस चीज में माहिर हैं, ये युद्ध लड़ने में माहिर हैं, यानी ये एक्सपर्ट हैं, कुशल हैं, ठीक है, स्किल्ड हैं। तो कहने का मतलब है कि जो नाइट है इनको हम क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे योद्धा, योद्धा वर्ग। यानी नाइट को हम क्या बोलेंगे, योद्धा वर्ग। यानी ऐसे सैनिक है जो योद्धा हैं।
ये घोड़े पर लड़ने वाले प्रशिक्षित सैनिक, यानी घोड़े पर लड़ने वाले प्रशिक्षित सैनिक, ठीक है, यानी घोड़े पे युद्ध लड़ते हैं, ठीक है, घोड़े को चलाते हैं, दौड़ते रहते हैं और दौड़ते दौड़ते लड़ाई झगड़ा युद्ध सब जानते हैं ये। सामंत की सेना का महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि सामंत के पास सैनिक है, सैनिक में ये जो नाइट होते हैं ये महत्वपूर्ण है, और अपने सामंत के प्रति वफादार रहेंगे, क्योंकि सामंत जो है इनको करता धरता है, तो उनके प्रति वफादार रहते हैं। और युद्ध के समय अपने सामंत और अपने राजा के लिए ये लड़ते हैं। कई बार उन्हें भी सेवा के बदले में छोटी सी भूमि यानी फीफ मिल जाती थी। अब मान लो कोई योद्धा है, वो बहुत अच्छे से लड़ा राजा के लिए, बहुत अच्छे से लड़ा, तो अब भाई इसको क्या मिल गई, गिफ्ट में मिल गई भूमि, यानी उस भूमि को क्या कहा गया, फीफ कहा गया, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्रम आपको याद हो जाएगा। आई होप इतना आसान भाषा में समझाया, आप कभी भी सामंतवाद को नहीं भूलोगे। तो सबसे ऊपर कौन है, सबसे सुपीरियर है राजा। राजा क्या है, मालिक है, इसके पास बहुत सारी जमीन है, और वो जमीन किसको दे दी है, सामंत को दे दी है, अलग अलग सामंतों को जमीन दे दी है। सामंतों के पास क्या है, योद्धा है, यानी लड़ने वाले हैं, जिसको नाइट कहा जाता है, और इनके पास किसान है, जो कि इनकी भूमि पे क्या करते हैं, खेती करते हैं, ठीक है। तो सामंतवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें राजा जो होता है वो अपनी जमीन का कुछ हिस्सा यानी सामंतों को दे देता है, सामंत को लॉर्ड भी कहा जाता है, ठीक है, और बदले में वो राजा की सेना पैसा और वफादारी से मदद करते हैं, ठीक है, बदले में वो क्या करेंगे, राजा की मदद करेंगे, सेना देकर, पैसा देकर। कुछ मामलों में ऐसा देखा गया है कि सामंत जो होते थे वो कुछ टैक्स भी राजा को देते थे, कुछ उपहार भी देते थे, ठीक है, और वफादारी यानी वफादार तो रहना पड़ेगा भाई अपने राजा के प्रति, ठीक है। तो ये होता था। राजा अकेले पूरे राज्य की देखभाल नहीं कर सकता था, इसलिए वो अपने भरोसेमंद लोगों को बुलाता है और कहता है कि मैं तुम्हें ये इलाका देता हूं, तुम यहाँ पे शासन करो, टैक्स वसूलो, और जरूरत पड़ने पर मेरे लिए सैनिक भेज देना। तो देखो कितनी आसान भाषा में मैंने आपको समझाया, यानी राजा के पास इतनी सारी जमीनें हैं, पूरे 100-100 200 गांव है राजा के पास। अब राजा खुद तो देखभाल कर नहीं सकता, तो राजा ने क्या करा, एक तरकीब निकाली। उसने क्या करा, जो उसके भरोसेमंद लोग हैं, यानी जिन सामंतों पे वो भरोसा करता है, उनको उसने क्या कर दिया, अपनी कुछ लैंड दे दी, कुछ जमीन दे दी, और क्या कहा कि मैं तुम्हें इलाका देता हूं, यानी मैं तुम्हें जमीन देता हूं, तुम यहाँ पे शासन करो, टैक्स वसूलो, और जरूरत पड़ने पर, जब मुझे जरूरत पड़े तो मेरे लिए अपनी सेना भेज देना, यानी अपने नाइट, अपने योद्धाओं को मेरे पास भेज देना। जो लोग राजा से जमीन पाते थे उन्हें सामंत कहा जाता था, ठीक है, यानी वो क्या हो जाते थे, लॉर्ड्स हो जाते थे। अब वे सामंत जो होते थे अपने क्षेत्र के किसानों से खेती करवाते थे, यानी जो लैंड उनको मिली है राजा से उस पे वो खेती करवाते थे। राजा जो है जमीन देता है, सामंत जो है उस जमीन पे अपना प्रशासन चलाता है, टैक्स वसूल करता है और राजा की मदद करता है। किसान जो है वो खेती करता है, बदले में कर भी देता है, यानी टैक्स, टैक्स के रूप में क्या है, अपनी फसल वगैरह दे देता है। तो ये पूरा का पूरा जो हमने पढ़ा था ये हमने आसान भाषा में समझ लिया। अब ये आपके सामने इमेज है, इसमें सारी बातें लिखी हुई है, ठीक है, जो तक अभी तक हमने समझा है वो सारी बातें यहाँ पे लिखी है। वीडियो को पॉज करो, इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे एक बार देखो और फिर पढ़ लो, ठीक है। अब इसको आगे डिस्कस नहीं करेंगे, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला टॉपिक है हमारा फ्रांस और इंग्लैंड, ठीक है। तो फ्रांस और इंग्लैंड में सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रांस की, यानी हम फ्रांस को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम इंग्लैंड को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फ्रांस को समझते हैं। तो फ्रांस जो आज हम नाम पढ़ते हैं ना, फ्रांस, एक्चुअल में इसका नाम फ्रांस नहीं था, इसका नाम था गॉल, ठीक है, यानी गॉल नामक क्षेत्र होता था, इसको बाद में फ्रांस नाम दे दिया गया। तो आखिर ये फ्रांस नाम कैसे पड़ा, ठीक है, किसके द्वारा दिया गया, इसको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो एक बार आप मैप में देख लो थोड़ा। देखो मैंने कहा था मैप जब भी देखो ना तो हमेशा भारत के नजरिए से देखो। अब देखो यहाँ पे पूरा का पूरा यूरोप का है, भारत नहीं है, भारत उधर की तरफ होगा, ठीक है, वो कट रहा है मैप, ये यूरोप आ जाओ, ठीक है, यूरोप में ये फ्रांस है, फ्रांस के ऊपर यहाँ लंदन दिख रहा है, यहाँ पे इंग्लैंड है, ठीक है। तो ये इंग्लैंड और फ्रांस इन दोनों की स्टोरी यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, फ्रांस की। फ्रांस को पुराना नाम क्या था फ्रांस का, उसको गॉल कहा जाता था, यानी ये गॉल प्रांत होता था, ठीक है। तो देखिए गॉल जो है रोमन साम्राज्य का एक प्रमुख प्रांत था, यानी जब रोमन साम्राज्य था तो उसमें एक महत्वपूर्ण प्रांत होता था जिसका नाम होता था गॉल। यहाँ पे पर्वत हैं, यहाँ पे नदियां हैं, यहाँ पे घने घने जंगल हैं, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे उपजाऊ मैदान हुआ करते थे,
और इसलिए ये जो क्षेत्र था ये खेती के लिए बहुत ही बेहतर था। यहाँ पे अच्छी जमीन थी, उपजाऊ जमीन थी, नदियां थी, पानी था, तो यहाँ पे खेती बहुत अच्छी होती थी। ठीक है, फिर गॉल जो है आखिर ये फ्रांस कैसे बन गया, तो इसकी कहानी समझिए। तो यहाँ पे एक जनजाति थी, यानी फ्रैंक नाम की एक जर्मन जनजाति थी। ठीक है, जर्मन एक जनजाति थी, यानी जर्मन एक जनजाति है जिसका नाम है फ्रैंक। फ्रैंक ने क्या करा, गॉल पर अधिकार कर लिया। ठीक है, यानी जो गॉल नामक क्षेत्र था इस पे किसने अधिकार कर लिया? ठीक है, फ्रैंक जनजाति ने, यानी फ्रैंक जनजाति ने गॉल पे अपना अधिकार कर लिया। और फ्रैंको के नाम पर ही गॉल का नाम बदलकर फ्रांस रख दिया गया। यानी ये जो फ्रैंक थे, फ्रैंक कह लो आप, फ्रैंको कह लो, यानी ये जो जनजाति थी फ्रैंक, इसने अपना नाम दिया गॉल को, और गॉल का नाम बदल दिया। गॉल को क्या कहा जाने लगा? इसको फ्रांस कहा जाने लगा। ठीक है, तो ये आपको समझना है कि कैसे इसका नाम पड़ा। ये भी आपके पेपर में पूछा जाता है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर फ्रैंकिस राजाओं का शासन, यानी जो छठवीं सदी से फ्रैंकिस, यानी जो फ्रांस के जो ईसाई राजा थे, इन्होंने यहाँ पे शासन किया। ठीक है, यानी फ्रांस में जो ईसाई राजा थे उन्होंने क्या करा? यहाँ पे शासन करा। और ये राजा जो थे ईसाई धर्म को मानते थे, तो राजा जो है ईसाई धर्म को मानते हैं, और ये क्या कर रहे हैं? यहाँ पे शासन कर रहे हैं। और चर्च के साथ इनके संबंध जो है बहुत अच्छे हैं। तो एक तरफ है राजा और दूसरी तरफ है चर्च, और दोनों के संबंध कैसे हैं? बहुत ही अच्छे हैं। तो देखिए, चर्च और राजाओं के संबंध समझते। तो फ्रांस के जो राजा थे, क्योंकि ये क्या मानते थे? ईसाई धर्म को मानते थे, और चर्च किसकी होती है? ईसाई धर्म वालों की होती है। तो फ्रांस के राजा और चर्च के बीच में बहुत ही अच्छे संबंध थे। पॉप पॉप ने राजा शॉलमैन, ठीक है, यानी जो ये जो फ्रैंकिस राजा थे, तो पॉप जो होते थे वो ईसाइयों के बड़े धर्मगुरु होते थे। तो पॉप ने राजा शालमैन को पवित्र रोमन सम्राट की उपाधि दी। यानी राजा जो शालमैन है उनको क्या बोल दिया पॉप ने? कि ये तो पवित्र, ठीक है, पवित्र रोमन सम्राट है, बहुत बड़े सम्राट है। यानी कि चर्च क्या है? सपोर्ट कर रही है किसको? राजा को। अब चर्च अगर राजा को सपोर्ट करेगी तो राजा भी तो चर्च को सपोर्ट करेंगे। तो ये है, यानी बदले में शालमैन ने क्या करा? पॉप और चर्च का पूरा समर्थन करा। यानी दोनों एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं। राजा चर्च का समर्थन कर रहा है, चर्च जो है राजा को सपोर्ट कर रही है। इससे राजा और चर्च के संबंध जो थे बहुत ही ज्यादा मजबूत हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं तीन वर्ग की। तो यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। अब तीन वर्ग को देखते हैं थोड़ा ध्यान से, वही तीन वर्ग जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। अब एक एक करके सारी चीजों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पादरी वर्ग को पढ़ेंगे, ठीक है, अभिजात वर्ग को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद किसान वर्ग को पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब कहने का मतलब है। तो तीन वर्गों का जो कंसेप्ट है, इसमें अगर हम देखें तो फ्रांसीसी पादरियों के अनुसार, जो फ्रांसीसी पादरी थे इनके अनुसार देखें तो समाज जो है काम के आधार पे तीन वर्गों में बटा हुआ है। इन्होंने कहा था कि हमारा जो समाज है वो काम के आधार पे तीन वर्गों में बटा हुआ है। ठीक है, तीन वर्ग कौन कौन से हैं? तो देखो, एक बिशप। बिशप क्या होते हैं? जैसे मान लो जो चर्च होती है, चर्च में जो उनके गुरु होते हैं उनको पादरी कहा जाता है। ठीक है, जैसे मान लो हमारे मंदिर होते हैं, मंदिर में जो हमारे गुरु होते हैं उनको पंडित जी कहा जाता है। ठीक है, जो वहां पूजा पाठ करते हैं। इसी तरीके चर्च में जो होते हैं वो पादरी होते हैं। और पादरी से भी बड़े जो होते हैं वो बिशप कहलाते हैं। ठीक है, बिशप, यानी देखो, एक चर्च में एक पादरी होते हैं। एक चर्च है और उसमें क्या होगा? हमेशा एक पादरी होंगे। एक चर्च में एक पादरी होंगे, लेकिन जो बिशप होते हैं ना, ये पादरी से भी बड़े अधिकारी हैं, धर्म के अधिकारी। तो बिशप के अंदर एक बिशप के अंतर्गत एक से ज्यादा चर्च होती है, यानी कई सारी चर्चों का एक बड़े अधिकारी जो होंगे वो बिशप होते हैं। तो देखिए, एक बिशप ने क्या कहा? बिशप ने कहा कि कुछ लोग, यानी समाज जो है वो काम के आधार पे तीन हिस्सों में बटा हुआ है, तीन वर्ग में बटा हुआ है। तो इन्होंने कहा कि कुछ लोग प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करना मतलब कौन से वर्ग की बात कर रहे हैं? पादरी की बात कर रहे हैं। कुछ लोग युद्ध करते हैं, ठीक है, और कुछ बाकी लोग जो है वो खेती करते हैं। अब समझिए, इसलिए समाज को इन्होंने क्या करा? तीन मुख्य वर्ग में बांट दिया। एक तो पादरी वर्ग हो गया, एक अभिजात वर्ग हो गया, और एक कृषक वर्ग हो गया। ठीक है, तीन वर्ग बट गए यहाँ पे। अब सबसे पहला वर्ग जो था पादरी वर्ग। पादरी जो थे इन्होंने अपने आप को क्या रखा? सबसे पहले वर्ग में, यानी सबसे ऊपरी वर्ग में रखा। ठीक है, तो ये इनके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, पादरी जो होते थे ये धर्मगुरु होते थे ईसाइयों के, और चर्च की शक्ति के बारे में समझते हैं। तो देखो, कैथोलिक चर्च के अपने अलग नियम होते थे। इनकी जो चर्च होती थी कैथोलिक, इसके अपने रूल होते थे। राजा जो थे इन्होंने चर्च को बहुत सी जमीन दे रखी थी। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था? राजा चर्च को सपोर्ट करते हैं, चर्च जो है राजा को सपोर्ट करती है। तो राजा ने चर्च को बहुत सारी जमीन दे दी।
और चर्च जो थे इस जमीन से टैक्स वसूला करती थी। अब चर्च के पास क्या है, खूब सारी जमीन है, तो जमीन है तो उससे उसको टैक्स मिलता है। इसलिए चर्च जो थी बहुत शक्तिशाली संस्था बन चुकी थी। क्यों? क्योंकि चर्च के पास बहुत सारी जमीनें थी जो कि राजा से मिल चुकी थी। अब वो जमीन चर्च की थी और चर्च को उस जमीन से क्या मिलता था, बहुत सारा टैक्स मिलता था, यानी बहुत सारे पैसे मिलते थे। तो इसलिए चर्च जो थी बहुत मजबूत हो चुकी थी। चर्च अपने कामों के लिए पूरी तरीके से राजा पर निर्भर नहीं था, ठीक है, यानी पूरी तरीके से राजा पे डिपेंडेंट नहीं है चर्च। चर्च के पास जमीन है, चर्च के पास पैसा है, तो बहुत ज्यादा निर्भरता राजा पे नहीं है, राजा तो इनको सपोर्ट करते हैं। अब बात करते हैं पोप और पादरी। तो पश्चिमी चर्च का सबसे बड़ा प्रमुख जो होते हैं वो पोप होते हैं, यानी जो पश्चिमी चर्च है उसके जो सबसे मेन हेड होते हैं वो पोप कहलाते हैं, ठीक है। पोप जो होते हैं कहाँ पे रहते हैं, रोम में रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और पूरे यूरोप में लोगों का धार्मिक मार्गदर्शन जो होता है बिशप और पादरी करते हैं, यानी पूरे यूरोप में देखें तो लोगों का जो धार्मिक मार्गदर्शन है वो पादरी के जरिए और बिशप के जरिए किया जाता है। पॉप जो है वो बहुत ऊंचा पद हो जाता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, गांव में चर्च की भूमिका, यानी गांव में क्या चर्च होती थी। अगर चर्च होती थी तो गांव में उसका क्या महत्व होता था। तो देखिए लगभग लगभग हर गांव में एक चर्च जो थी वो जरूर होती थी, ठीक है। और हर रविवार को लोग क्या करते थे, संडे के दिन चर्च में जाया करते थे। वहां पे जो पादरी होते थे वो उनको धर्म का उपदेश देते थे, ज्ञान की बातें बताते थे, धर्म की बातें बताते थे। सभी लोग जो थे सामूहिक प्रार्थना करते थे, ठीक है, सामूहिक रूप से प्रार्थना किया करते थे चर्च में। फिर नेक्स्ट है पादरी बनने के नियम। क्या कोई भी व्यक्ति पादरी बन सकता था? अगर पादरी कोई भी बन सकता था तो क्या उसके कुछ नियम होते थे? तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में आते होंगे, तो चलिए समझते। तो देखिए पादरी बनने का नियम, हर व्यक्ति पादरी नहीं बन सकता, ठीक है। मैंने पूछा ना क्या कोई भी व्यक्ति पादरी बन सकता था, तो आपको आंसर करना है नहीं, हर व्यक्ति पादरी नहीं बन सकता। जो पुरुष पादरी बनता था, यानी जो व्यक्ति पादरी बनता है उसे जीवन भर विवाह नहीं करना पड़ता, यानी उसे शादी नहीं करनी, कंपलसरी है कि अगर पादरी बनना है तो शादी नहीं करनी, ठीक है। बिशपों की स्थिति, यानी बिशप जो थे वो आपको पता है पादरी से भी बड़े होते थे। तो बिशपों को धार्मिक क्षेत्र का अभिजात वर्ग माना जाता था, यानी धर्म के क्षेत्र में देखें तो पादरी हैं, ठीक है, पादरी से ज्यादा बड़े जो हैं वो बिशप हैं, यानी अभिजात हैं, ताकतवर हैं, वर्चस्व वाले हैं, ऐसा मान लो। इनके पास लॉर्ड की तरह बड़ी बड़ी जागीरें होती थी, यानी बहुत बड़ी जमीनें होती थी, किसके पास, बिशप के पास। और बड़े बड़े महलों में, भव्य लग्जरी महलों में ये रहा करते थे। आगे देखिए टीथ। टीथ क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आता है। मैं आपको जो भी चीजें बता रहा हूं ना बहुत अच्छे से देख के समझना है, ठीक है, अच्छे तरीके से समझते हुए चलना है, हर जगह से क्वेश्चन बनता है। तो देखो चर्च को किसानों से हर साल उनकी जो फसल है, उपज है, उसका 10% हिस्सा लेने का अधिकार था। यानी जो किसान जो खेती करते हैं उसका 10% जो है वो किसको चला जाएगा, चर्च को चला जाएगा। क्या, किस रूप में, टैक्स के रूप में, ठीक है। इस कर को, यानी ये जो टैक्स है इसको टीथ कहा जाता था, यानी इस टैक्स को हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम टीथ के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, चर्च और सामंती परंपराएं। तो चर्च की कई रस्मों पर सामंती परंपराओं का प्रभाव था, यानी जो चर्च होती थी उसकी कई सारी रस्म होती थी, उसमें वही सामंती परंपराओं का प्रभाव था। जैसे कि प्रार्थना करते समय क्या होता था, हाथ जोड़कर घुटनों के बल झुकना, यानी जब प्रार्थना करनी है तो हाथ जोड़ के घुटनों के बल झुकना होता था। ये तरीका जो है ये तरीका कौन अपनाते थे, नाइट अपनाते थे। ये अपने लॉर्ड के प्रति वफादारी की शपथ लेते थे, ठीक है। यानी जब सामंत के सामने नाइट यानी उनकी सेना, उनके सैनिक वफादारी की शपथ लिया करते थे, उस समय में वो भी हाथ जोड़कर अपने घुटनों पे झुककर उनके सामने क्या करते थे, उनको सम्मान देते थे। ईश्वर के लिए लॉर्ड शब्द का प्रयोग भी सामंती प्रभाव को दिखाता है, क्योंकि ईश्वर के लिए भी लॉर्ड शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। भगवान के लिए भी लॉर्ड शब्द इस्तेमाल किया जाता है, तो ये भी कहीं ना कहीं सामंती व्यवस्था को दिखाता है, क्योंकि सामंत को कितना महत्व दिया जा रहा है आपको यहां से पता लगेगा। इसके बाद ये तो था पहला वर्ग, पादरी वर्ग। दूसरा जो है अभिजात वर्ग है। अभिजात वर्ग को आप और आसान भाषा में समझो, अमीर वर्ग। यानी अमीर वर्ग के पास क्या होगा, पैसा होगा, और अमीर वर्ग के पास क्या होगी, ताकत होगी, ठीक है, इनका कहीं ना कहीं वर्चस्व होगा। तो अभिजात वर्ग का स्थान देखते हैं, तो पादरियों ने स्वयं को पहला वर्ग और अभिजात वर्ग को दूसरा वर्ग माना, यानी जो पादरी थे इन्होंने क्या करा, इन्होंने खुद को पहला वर्ग माना है और अभिजात को दूसरा वर्ग, यानी सबसे पहले नंबर पे कौन आ रहे हैं, पादरी आ रहे हैं, उसके बाद आ रहे हैं अभिजात, ठीक है।
मध्यकालीन समाज में अभिजात वर्ग की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। मध्यकालीन समाज की बात करें उस समय में क्या होता था, अभिजात वर्ग जो था बहुत महत्वपूर्ण होता था, बहुत ताकतवर वर्ग था। इसका मुख्य कारण था कि भूमि, इनके पास क्या होती थी, जमीन पे अधिकार होते थे, यानी इनके पास बहुत सारी जमीनें होती थी, बहुत सारी जमीनों पर क्या होता था, इनका कंट्रोल होता था, और ये पैसे वाले तो होते ही थे। वैसलेज, वैसलेज क्या है, एक प्रथा होती है। तो देखिए, फ्रांस में राजा और अभिजात वर्ग के बीच में वैसलेज नाम की एक व्यवस्था थी, एक प्रथा थी। ये प्रथा जो थी, ये जर्मन जो जनजातियां हैं उसमें खासकर जैसे फ्रैंक जनजाति हो गई, इसमें भी ये प्रचलन में थी। इस व्यवस्था से क्या होता है, राजा और अभिजात वर्ग जो होता है एक दूसरे से जुड़ा होता है, यानी ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें राजा जो होगा, राजा से जुड़ा होगा कौन, अभिजात वर्ग, और अभिजात वर्ग जो होगा क्या होगा, वफादार होगा, किसके प्रति होगा, राजा के प्रति होगा। ठीक है, तो ये जो प्रथा है इसको हम क्या बोलते हैं, वैसलेस प्रथा बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब वैसलेस प्रथा जो है ये कैसे काम करती है, तो देखिए जो बड़े भूस्वामी हैं जिनको लॉर्ड कहा जाता है या जिनको अभिजात वर्ग कहा जाता है, ठीक है, तो जो लॉर्ड हैं, जो अभिजात वर्ग है, ये राजा के अधीन होते थे। सबसे ऊपर कौन है, राजा है, राजा से नीचे होंगे ये कौन, अभिजात वर्ग, लॉर्ड, और किसान जो हैं, किसान भूस्वामी जो हैं, ये लॉर्ड के अधीन होंगे। तो एक तरीके से क्रम बनेगा, मैं आपको समझाता हूं। देखो, जैसे सबसे ऊपर कौन होगा, राजा, राजा को सबसे ऊपर रख लो, राजा के बाद उनसे नीचे कौन हो जाएंगे, आप ये लॉर्ड कह लो, या फिर आप इनको यहाँ पे अभिजात वर्ग लिख देता हूं, अभिजात वर्ग। ठीक है, ये इनके नीचे, फिर इनसे नीचे कौन हो जाएंगे, इनके नीचे जो हो जाएंगे वो और किसान वगैरह हो जाएंगे, जो किसान हैं वो सबसे नीचे हो जाएंगे। तो ये क्रम आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो किसान जो है भूस्वामी लॉर्ड के अधीन होते हैं, यानी किसान इनके अधीन है, और अभिजात वर्ग जो है राजा को अपना स्वामी मानता है, यानी ये वर्ग राजा को अपना स्वामी मानता है, तो ये इनके प्रति वफादार होंगे। बदले में राजा क्या करते हैं, इनको भूमि और सुरक्षा देते हैं, यानी राजा इनको भूमि देंगे और सुरक्षा देंगे। अभिजात वर्ग जो है राजा के प्रति क्या होगा, वफादार होगा, लॉयल रहेगा, और जरूरत पड़ने पर सैनिक सहायता भी इनको देगा, यानी जब आवश्यकता पड़ेगी तो सैनिक सहायता देगा। तो आपको वही सामंतवादी व्यवस्था याद आ रही होगी। सामंतवादी में क्या था, यही था कि राजा जो था सामंत को क्या देता था, लॉर्ड को जमीन देता था, बदले में वो उसके प्रति वफादार रहते थे, और आवश्यकता पड़ने पे अपनी सेना या जो नाइट होते थे उनको उनके पास भेजा करते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। निष्ठा की शपथ यानी लॉयल्टी, तो लॉर्ड और वेसल के बीच में शपथ लेने का एक समारोह होता था। ये शपथ जो होता था इसमें चर्च चर्च में बाइबल पे हाथ रख के शपथ ली जाती थी, कसम खाई जाती थी। ठीक है, इसमें क्या होता था, भूमि देने के प्रतीक के रूप में लॉर्ड एक अधिकार पत्र, एक छड़ी या एक मिट्टी का ढेला देता था। तो इसमें जो भूमि, जैसे भूमि दी जाती है तो एक अधिकार पत्र दिया जाता है। ठीक है, एक सर्टिफिकेट मान लो उसको, अधिकार पत्र को, एक छड़ी दे दी जाती थी। ठीक है, और या फिर मिट्टी का एक ढेला दे दिया जाता था जो कि प्रतीक के रूप में होता था। इसके बाद है अभिजात वर्ग के अधिकार। तो अभिजात वर्ग जो है इसका अपनी भूमि पर पूरा अधिकार होता था, यानी अभिजात वर्ग जो है इसका, इसकी जमीन पे पूरा कंट्रोल होता था। वे अपनी सेना बना सकते थे, यानी इनके पास क्या है, इनके पास जमीन भी है, ये चाहे तो अपनी सेना भी बना सकते हैं। वे अपना न्यायालय भी चला सकते हैं, अपनी कोर्ट भी बना सकते हैं। ठीक है, और कई स्थानों पर तो अपनी करेंसी भी चला सकते थे, मुद्रा भी चला सकते थे, खुद के कॉइन भी चला सकते थे। तो यहाँ पे क्या है, अभिजात वर्ग जो है बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन राजा से ज्यादा ताकतवर नहीं है, राजा तो सबसे ऊपर होगा। इसके बाद अगला पॉइंट है मैनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनर से भी आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं। तो मेनर को समझते हैं। तो देखिए, अभिजात वर्ग के बड़े घर और पूरी जागीर को मेनर कहा जाता था, यानी जो अभिजात वर्ग है इसका क्या होता था, बहुत बड़ा घर होता था, बहुत बड़ी जमीन होती थी, उसको मेनर कहा जाता था। मेनर इतना बड़ा होता था, इतना बड़ा होता था कि इसमें पूरा उसका घर आ जाएगा, उसके खुद के खेत भी उसी में आ जाएंगे, उसके चरागाह जहां पे उसके जानवर चरने जाएंगे, किसानों के भी घर उसी में आ जाएंगे, और किसानों के खेत जो है वो भी उसी में आ जाएंगे। सोचो कितनी बड़ी वो जमीन होती होगी जिसमें उसका लॉर्ड का भी घर है, उसके खुद के खेत भी हैं, ठीक है, उसका चरागाह भी है, किसान भी उसी में रहते हैं, और किसानों के खेत भी, सब कुछ उसी में है। तो मेनर क्या है, बहुत बड़ी जमीन है। ठीक है, आगे चलते हैं।
किसानों से काम। अभिजात वर्ग जो है, इसकी जो निजी भूमि है, प्राइवेट लैंड है, उस पे किसान लोग जो थे क्या करते थे, खेती करते थे। जरूरत पड़ने पर किसान जो थे युद्ध में पैदल सैनिक भी बनते थे। मैंने आपको ये बात पहले भी बता रखी है, क्योंकि युद्ध होते रहते थे तो किसानों से भी सैन्य सेवा ले ली जाती थी। यानी चलो दिन में तुम खेती करो, ठीक है, अगले दिन अगर जरूरत पड़ जाए तो चलो सेना बन के चलो हमारे साथ लड़ाई करो। तो इस तरीके से होता था। इसके साथ साथ वो अपने खेतों में भी काम करते थे, यानी अपने खेतों में भी काम करेंगे, लॉर्ड के खेतों पे भी काम करेंगे, और जरूरत पड़ने पे सैनिक बन के भी उनके लिए युद्ध लड़ेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं मेनर की जागीर। तो मेनर क्या था? मेनर क्या है? लॉर्ड की बड़ी जागीर या उसकी बहुत बड़ी संपत्ति, बहुत बड़ी जमीन है, उसमें उसका निवास स्थान भी होता है। ये हम इसको पढ़ चुके हैं। मेनर में क्या था? लॉर्ड की खूब बड़ी जमीन होती थी जिसमें उसका घर होगा, उसके निजी खेत होंगे, उसका चरागाह होगा, किसान जो होंगे उसकी जमीन होगी, किसानों के खेत होंगे, ठीक है, ये सब होगा उसमें। और यहीं से लॉर्ड जो था अपने पूरे क्षेत्र का शासन और उसका प्रबंधन करता था। यानी यहीं से लॉर्ड पूरे क्षेत्र में क्या करता था? शासन चलाता था और उसका पूरा मैनेजमेंट करता था। कई लॉर्ड एक एक नहीं बल्कि कई गांवों के मालिक होते थे। यानी कुछ लॉर्ड तो ऐसे होते थे जिनके पास एक से अधिक गांव होते थे। एक से अधिक गांवों के क्या होते थे? ये लोग मालिक होते थे। यानी इनके पास एक से ज्यादा गांव होते थे और ये उसके मालिक हुआ करते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। मेनर का आकार, तो देखो मेनर का आकार जो है, छोटे मेनर की बात करें अगर हम, छोटे मेनर, तो उसमें भी अगर छोटे से छोटा भी मेनर है तो उसमें भी 10 से 12 परिवार रहते थे। बड़े मेनर की बात करें तो उसमें 50 से 60 या फिर उससे भी ज्यादा परिवार रह सकते हैं। मेनर में क्या क्या होता था? खेती के लिए जमीन है, लॉर्ड का खुद का घर है, किसानों के घर है, जंगल, चरागाह, चर्च, सुरक्षा के लिए किले, दुर्ग, सब कुछ उसके मेनर के अंदर होता था। फिर मेनर में लोगों का काम क्या होता था? अब इतने सारे लोग रहते हैं तो बहुत सारे काम होंगे। जैसे कि यहाँ पे जो किसान हैं वो क्या करते थे? खेती करते थे। लोहार जो थे वो लोहे के औजार बनाते थे या फिर हथियार को रिपेयर करते थे, मरम्मत करते थे। जो बढ़ई हैं वो लकड़ी का काम करते थे। राजमिस्त्री जो थे वो इमारत की मरम्मत करते थे। महिलाएं जो हैं वो क्या करती थी? कपड़े बनाती थी। और बच्चे जो थे वो वाइन यानी मदिरा को बनाने का काम करते थे। ठीक है, ये सारे काम यहाँ पे होते थे। फिर यहाँ पे जंगल और चरागाह भी थे। यानी मेनर में बड़े बड़े जंगल होते थे जहाँ पे लॉर्ड जो थे वो शिकार करने के लिए जाते थे जानवरों का। यहाँ पे चरागाह भी होते थे जहाँ पे इनके जो पशु हैं, इनके जो जानवर हैं, वो वहां पे क्या करते थे? चरागाह पे चरने का काम करते थे, यानी घास वगैरह खाते थे। फिर नेक्स्ट है चर्च और दुर्ग। लगभग हर मेनर में एक चर्च होती थी, क्योंकि ईसाई धर्म को मानते थे तो ईसाई धर्म में चर्च महत्वपूर्ण है। और सुरक्षा के लिए यहाँ पे दुर्ग बनाए जाते थे ताकि ऊंचाई से देखा जा सके, सुरक्षा की जा सके। 13वीं सदी से दुर्ग और बड़े बनने लगे ताकि नाइट और उनका परिवार भी वहां पे रह सके। फिर 13वीं सदी जब आती है तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो दुर्ग थे, जो किले थे, वो और ज्यादा बड़े बनने लगे, क्योंकि अब नाइट जो है यानी जो सिपाही हैं, योद्धा हैं, उनको भी यहाँ पे रखा जा सके। दुर्गों का महत्व। इंग्लैंड में नॉर्मन नॉर्मन विजय से पहले दुर्ग का प्रचलन नहीं था। यानी इंग्लैंड में जो नॉर्मन विजय थी उससे पहले दुर्ग का उतना ज्यादा चलन यहाँ पे था नहीं। ठीक है, बाद में जब सामंती शासन और प्रशासन और सैन्य शक्ति जो यहाँ पे प्रमुख केंद्र बन गया, उसके बाद इसका महत्व जो था वो बढ़ा। ठीक है, अब अगला पॉइंट है कि क्या मेनर पूरी तरीके से आत्मनिर्भर था? तो हमारा आंसर होगा नहीं। मेनर जो था वो पूरी तरीके से आत्मनिर्भर नहीं था। मेनर में जो ज्यादातर जरूरत की चीजें बन जाती थी। ठीक है, मेनर में क्या होता था? मैक्सिमम जो जरूरत की चीजें होती थी वो मेनर में बन जाती थी। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी होती थी जो बाहर से इनको मंगानी पड़ती थी। जैसे नमक बाहर से मंगाते हैं, चक्की के जो पार्ट होते हैं, ठीक है, जो चक्की होती है उसकी जो पटरे होते हैं, पार्ट होते हैं, वो उनको बाहर से मंगाने होते थे। धातु के बर्तन जो थे वो बाहर से मंगाने होते थे। यानी कहने का मतलब है कि मेनर में कुछ चीजों की जरूरत होती थी जो कि बाहर से मंगाया जाता था। ठीक है, वहां पे नहीं मिलता था वो। नेक्स्ट है विलासिता की वस्तुएं। जो लॉर्ड विलासी जीवन जीना चाहते थे, विलासिता मतलब जो लग्जरी चीजें हैं, ठीक है, जो लॉर्ड विलासी यानी लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं, उन्हें महंगे आभूषण, वाद्य यंत्र और सजावटी सामान बाहर के क्षेत्रों से खरीदने पड़ते थे। यानी जो देखो लॉर्ड विलासी जीवन जीना चाहते हैं, लग्जरी जीवन जीना चाहते हैं, उनको महंगे गहने या फिर वाद्य यंत्र या फिर सजावटी जो सामान है वो सब भी बाहर से ही मंगाना पड़ता था, क्योंकि लग्जरी आइटम मेनर के अंदर थोड़ी अवेलेबल होगा, बाहर से ही मंगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा ये भी टॉपिक खत्म हो जाता है। अगला हमारा टॉपिक जो है वो है नाइट। नाइट कौन है? सिपाही, सैनिक, योद्धा। ये कौन थे? ये योद्धा थे।
जो कि घोड़े से युद्ध कर लेते थे, यानी घोड़े पे बैठे बैठे घोड़े को भगाते भगाते युद्ध करना जानते थे, ये कुशल थे, ठीक है, कुशल सैनिक थे, आप ऐसे याद रख सकते हो। वैसे इनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। बाकी अब और ज्यादा डिटेल में इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। नाइट कौन थे? तो नाइट जो है घोड़े पर लड़ने वाले प्रशिक्षित सैनिक होते थे। ध्यान रखना, घोड़े पर लड़ने वाले, ठीक है, घोड़े पे बैठकर जाते थे और भाला वगैरह फेंक के मार देना, इस तरीके से पूरे ट्रेंड थे। यूरोप में 9वीं सदी से लगातार स्थानीय युद्ध होते रहते थे यहाँ पे, इसलिए केवल किसान सैनिकों से काम चलने वाला नहीं था, क्योंकि किसान जो थे वो एक्सपर्ट नहीं होते थे, खेती में तो ठीक थे वो, पर युद्ध टेम्परेरी लड़ सकते हैं, लेकिन इनके जैसा थोड़ी लड़ लेंगे। इसी कारण से नाइट जो वर्ग है, यानी योद्धा वर्ग, इसका विकास हुआ, क्योंकि ये फुल टाइम क्या थे, फुल टाइम सैनिक थे और खेती नहीं करते थे, ये लोग लड़ने का ही काम करते थे। फिर नाइट और लॉर्ड का संबंध क्या था? तो देखिए, जो संबंध लॉर्ड का राजा के साथ था, वैसा ही संबंध नाइट का किसके साथ था? वैसा ही संबंध नाइट का था अपने लॉर्ड के साथ, ठीक है। मैं आपको समझाता हूं, जैसे मान लो राजा हो गया, लॉर्ड हो गया, लॉर्ड को मैं यहाँ पे सामंत लिख देता हूं, ठीक है, सामंत हो गया, और यहाँ पे नाइट हो गया। अब देखो, नाइट जो है वो वफादार किसके प्रति होगा? अपने लॉर्ड के प्रति, और जो लॉर्ड होगा यानी सामंत होगा वो किसके प्रति वफादार होगा? अपने राजा के प्रति। तो ये पूरा एक क्रम था जिसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो देखिए, नाइट अपने लॉर्ड के अधीन होते थे, यानी जो नाइट है किसके अधीन है? अपने लॉर्ड के अधीन है। जैसे कि लॉर्ड जो है वो राजा के अधीन होता था, और वैसे ही नाइट लॉर्ड के अधीन होते हैं, ठीक है, नाइट जो है लॉर्ड के अधीन होते हैं। तो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है नाइट को क्या मिलता था? तो लॉर्ड जो थे वो नाइट को भूमि का एक भाग देते थे, यानी मान लो जो लॉर्ड होते थे वो नाइट को क्या दे देते थे? जमीन दे देते थे। इस भूमि को फीफ कहा जाता था। फीफ के बारे में थोड़ा सा हमने इससे पहले भी पढ़ा था, ठीक है। और लॉर्ड जो थे नाइट की सुरक्षा करने का वचन देते थे कि भाई अब देखो, नाइट को क्या मिला है? जमीन का टुकड़ा मिला है जिसको फीफ कहा जाता है। तो बदले में नाइट ने भी वादा कर दिया है अपने लॉर्ड से कि भाई मैं आपकी रक्षा का वचन देता हूं, यानी जब भी आपको सुरक्षा की जरूरत हो आप मुझे बताना, मैं आपके लिए लड़ूंगा, ठीक है, इस तरीके से। फीफ क्या है? फीफ एक लैंड है, यानी एक जमीन का टुकड़ा है, ठीक है, एक भूमि है। तो फीफ वो भूमि है जो नाइट को सेवा के बदले मिलती थी, क्योंकि नाइट क्या कर रहा है? सैन्य सेवा दे रहा है। किसको दे रहा है? लॉर्ड को, ठीक है, लॉर्ड के कहने पे राजा को भी दे सकता है सैन्य सेवा। तो उसके बदले में अब क्या है? इनको क्या मिलता है? भूमि का टुकड़ा मिलता है, यानी ये भूमि जो है उत्तराधिकार में भी मिल सकती है, यानी मान लो कोई नाइट को कोई भूमि मिल गई तो वो अपने बच्चों को भी उसको आगे कंटिन्यू कर सकता है। इसका आकार जो है 1000 से 2000 एकड़ या उससे अधिक भी हो सकता है, ठीक है, 1000 एकड़, 2000 एकड़, इससे बड़ी भी जमीन हो सकती है। फीफ में क्या होता था? तो फीफ में, जो फीफ यानी जो जमीन का टुकड़ा इनको मिलता है, उसमें नाइट का घर होगा, उसमें भी चर्च होगी, खेती के लिए जमीन होगी, वहां पे पंचक्की यानी वाटर मिल होगी, वहां पे मदिरा संपीडक जहाँ पे वाइन वगैरह बनाई जाती है, शराब बनाई जाती है, वो होगी, और किसानों के रहने की यहाँ पे क्या होगी? पूरी व्यवस्था होगी। तो ये भी क्या है? एक बहुत बड़ा लैंड है, यानी बहुत बड़ी जमीन है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है कि फीफ पर खेती कौन करता है? तो फीफ की भूमि पर किसान खेती करते हैं। ये व्यवस्था जो है मेनर की तरह ही होती है, जैसे मेनर में ये खेती करते थे, ऐसे ये जो सिपाही हैं, नाइट है, इनकी भूमि पे भी खेती करते हैं। नाइट का प्रशिक्षण, नाइट जो है रोज युद्ध का अभ्यास करते हैं, क्योंकि ये सैनिक है, फुल टाइम सैनिक है। तो ये क्या करते हैं? ये पूरी तरीके से रोज प्रैक्टिस करते हैं, ये तलवार चलाने की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, और अपनी रक्षा करना सीखते हैं। घुड़सवारी और युद्ध का जो स्किल होती है उसको, उसका प्रयास करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, ताकि युद्ध के समय में अच्छे तरीके से क्या कर सके? युद्ध लड़ सके, ठीक है। एक पॉइंट ये पहले बताना था मुझे, पर कोई नहीं, इसको आगे देख लेते हैं। नाइट की जिम्मेदारी क्या होती है? तो लॉर्ड को निश्चित धनराशि देना। अब नाइट की जिम्मेदारी है कि लॉर्ड को एक निश्चित धनराशि देगा, युद्ध के समय में अपने लॉर्ड की ओर से लड़ेगा, और अपने लॉर्ड के प्रति क्या रहेगा? वफादार भी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि क्या नाइट दूसरे लॉर्ड की भी सेवा कर सकता था? तो यस, कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, यानी हाँ, नाइट जो है दूसरे लॉर्ड को भी अपनी सेवा दे सकता है, लेकिन उसकी जो पहली प्राथमिकता होगी, लॉयल्टी होगी, वो अपने लॉर्ड के साथ होगी। अपने लॉर्ड के अलावा दूसरे को भी वो सेवा दे सकता है। फिर नाइट की वीरता की कहानियां, ठीक है, नाइटों की वीरता की कहानियां,
यानी 12वीं सदी से घूमने वाले जो गायक थे, जो जिनको चारण कहा जाता था, ये घूम घूम के खूब गीत गाया करते थे, ये नाइटों की वीरता के गीत गाया करते थे, घूम घूम के सुनाया करते थे। ये कहानियां जो है कुछ सच्ची भी होती थी, तो कुछ इसमें इमेजिनेशन यानी कल्पना भी होती थी, काल्पनिक भी होती थी। और उस समय पढ़े लिखे लोग जो थे वो कम होते थे, इसलिए ये गायक जो है क्या हो गए, बहुत ज्यादा फेमस भी हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ये नाइट वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है। अब अपना अगला टॉपिक है वो है भिक्षु, ठीक है, यानी मॉन्क। तो चर्च के अलावा कुछ लोग जो थे वो ऐसे थे जो पूरी तरीके से धार्मिक जीवन जीना चाहते थे, यानी ये चाहते थे पूरी तरीके से एक धार्मिक जीवन जीना, एक धार्मिक लाइफ जीना। ठीक है, ये लोग क्या करते थे, ये लोग गांव और शहरों से दूर शांत स्थानों में रहते थे, यानी गांव से और शहरों से दूर चले जाते थे, जो शांत जगह है वहां पे रहते थे, जहां पे कोई इनको डिस्टर्ब ना करे। और इनको क्या कहा जाता था, इनको भिक्षु कहा जाता था, यानी इनको मॉन्क कहा जाता था। ठीक है, अब बात करते हैं मठ की, यानी मोनेस्ट्री। तो भिक्षु जिस जगह पे रहते थे, जिस स्थान पे रहते थे, उसको मठ कहा जाता था, या फिर इसको अंग्रेजी में हम एबे भी कहते हैं, मोनेस्ट्री भी कहते हैं, एबे भी कहा जाता है। ठीक है, मठ जो है सामान्य लोगों की बस्तियों से दूर और शांत स्थान पे बनाया जाता था। जैसे आपने देखा होगा ना, आश्रम होते हैं, आश्रम, आश्रम में क्या है, साधु संत रहते हैं। तो इसी तरीके से ये जो मॉन्क है जिस जगह पे रहते हैं उसको मठ या फिर एबे कहा जाता था। और ये भीड़ भाड़ वाली दुनिया से दूर जाके कहीं शांत जगह पे बना होता था, जहां पे शांति से ये लोग रह सके। अगला पॉइंट देखते हैं, प्रसिद्ध मठ। तो 529 ईस्वी में इटली में सेंट बेनेडिक्ट जो है, ये बहुत फेमस मठ की स्थापना हुई थी। याद रखना, एमसीक्यू में पूछा जाता है। और 910 में बरगंडी जो है, यहाँ पे एक क्लूनी मठ की स्थापना हुई थी। ठीक है, ये दोनों जो है यूरोप के बहुत फेमस धार्मिक केंद्र के नाम से जाने जाते हैं। फिर भिक्षुओं का जीवन कैसा होता था, यानी जो लोग मॉन्क बन जाते थे, भिक्षु बन जाते थे, उनकी लाइफ कैसे होती थी। तो भिक्षु जो है अपना पूरा जीवन जो है प्रार्थना करने में निकालते थे, यानी ये लोग प्रार्थना करते थे, ईश्वर की प्रार्थना। ठीक है, अध्ययन करते थे, पढ़ाई करते थे, खेती का काम करते थे, मेहनत वाला काम करते थे। ठीक है, इसी में अपना पूरा जीवन बिताते थे। फिर भिक्षु और भिक्षुणी। तो पुरुष जो भिक्षु होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मॉन्क बोलते हैं। और जो महिला भिक्षुणी होती थी, महिला भिक्षु, उसको नन कहा जाता है। ठीक है, पुरुष और महिलाओं के अलग अलग मठ होते थे, अलग मठ में पुरुष रहते हैं, अलग मठ में महिला रहती है। ठीक है, आगे देखो, विवाह का नियम। पादरी जो होते थे, पादरी विवाह नहीं कर सकते थे, तो सेम पादरियों की तरह जो भिक्षु हैं या जो नन है, ये भी शादी नहीं कर सकते, विवाह नहीं कर सकते। ये अपना पूरा जीवन जो है धर्म और सेवा के लिए समर्पित करते थे, अपना अध्ययन करते थे, प्रार्थना करते थे। ठीक है, शादी वगैरह नहीं करते थे। फिर इसके बाद एक और कैटेगरी है, वो है फ्रायर। अब ये फ्रायर आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो ये थोड़ा सा अलग है, भिक्षुओं से थोड़ा सा अलग है। अलग कैसे है समझिए, देखो 13वीं सदी से क्या हुआ, कुछ भिक्षु ऐसे थे जिन्होंने मठ में रहना छोड़ दिया। ये यानी इन्होंने बोला कि हम लोग मठ में नहीं रहेंगे, ठीक है, हम मठ को छोड़ देंगे। और इनको फ्रायर कहा गया। ये क्या करते थे, ये गांव गांव शहर शहर घूमते थे और लोगों को धर्म का उपदेश देते थे और दान से अपना जीवन चलाते थे। यानी आप देखो, जो मॉन्क है, नन है, महिला भिक्षु या फिर पुरुष भिक्षु हैं, वो तो एक मठ में रहते हैं, एबे में रहते हैं, एक आश्रम में रहते हैं। लेकिन फ्रायर जो थे, इन्होंने उसको मठ को छोड़ दिया। इन्होंने बोला अब हम मठ में नहीं रहेंगे, अब हम घूमेंगे, कभी कहीं कभी कहीं, भिक्षा मांगेंगे, भिक्षा में जो मिल जाएगा उसको हम खा लेंगे। ठीक है, और और पूरे जीवन घूमते रहेंगे, घूम घूम कर लोगों को क्या देंगे, उपदेश देंगे, ज्ञान देंगे, शिक्षा देंगे। ठीक है, अब अगला हमारा टॉपिक है वो है चर्च और समाज। चर्च और समाज को समझते हैं। तो देखिए, ईसाई धर्म और पुराने विश्वास। तो यूरोप जो है, यहाँ पे ज्यादातर लोग जो थे ईसाई धर्म को अपना चुके थे, मैक्सिमम लोग ईसाई धर्म, क्रिश्चियनिटी को मानते थे। फिर भी इन्होंने अपने पुराने जो रीति रिवाज थे और जो चमत्कार से जुड़े विश्वास थे उसको उन्होंने पूरी तरीके से छोड़ा नहीं, पुरानी विचारधारा अभी भी चली रही थी। फिर प्रमुख ईसाई त्योहार, यानी 4वीं सदी से क्रिसमस हो गया और ईस्टर हो गया, ये क्या थे, ये महत्वपूर्ण धार्मिक त्योहार बन चुके थे, जो ईसाई लोग थे उसको मनाते हैं। क्रिसमस जो है आपको पता है 25 दिसंबर के दिन मनाया जाता है, ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में इसको मनाया जाता है। और इससे एक पुराने रोमन त्योहार का स्थान ले लिया, पुराने समय में जो रोमन त्योहार था उसका स्थान अब इसने ये जो क्रिसमस होता है इसने ले लिया था। अब दूसरी है ईस्टर। ईस्टर में क्या होता है, ईसा मसीह जो थे उनको सूली पे चढ़ाया गया था, तो उसी उसी याद को पुनर्जीवित करने के लिए इसको ईस्टर को मनाया जाता है। फिर किसानों के लिए इन त्योहारों का महत्व। किसान जो थे पूरे साल बहुत मेहनत करते थे,
खेतों में काम करते थे, और इसलिए वो इन पवित्र दिनों का वेट करते थे। क्यों? क्योंकि इन पवित्र दिनों में उनको छुट्टी मिलती थी, और इन दिनों उनको छुट्टी मिल जाती थी। ठीक है, इन दिनों उनको काम नहीं करना पड़ता था। फिर लोग छुट्टियां कैसे मनाते थे? तो इन दिनों में लोग चर्च में जाते थे, चर्च में जाके प्रार्थना करते थे। इसके बाद लोग उत्सव मनाते थे। ठीक है, खुशी का दिन था, दावत करते थे, पार्टी करते थे, परिवार और अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताते थे। फिर तीर्थ यात्रा, यानी तीर्थ यात्रा ईसाइयों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता था, क्योंकि हमारे धर्म में भी तीर्थ यात्रा बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो लोग जो थे वो क्या करते थे? शहीदों की समाधियों पे जाते थे, बड़े बड़े जो चर्च होते थे उसकी यात्रा करते थे। इनका उद्देश्य जो था वो प्रार्थना करना था, और आशीर्वाद प्राप्त करना इनका उद्देश्य होता था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं अगले टॉपिक पे, जो है तीसरा वर्ग। यानी तीसरा वर्ग जो है वो है किसान। अब किसान जो है दो तरीके के हैं, एक है स्वतंत्र किसान और एक है बंधक किसान। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं किसान वर्ग की। तो देखिए, किसान वर्ग, किसान जो है समाज का तीसरा और सबसे बड़ा वर्ग होता था। ये वर्ग जो था खेती करता था, और खेती करके अनाज उगाता था, और पूरे समाज का भरण पोषण जो था वो यही लोग करते थे। पादरी और अभिजात वर्ग की आजीविका भी किसानों पे ही डिपेंडेंट होती थी, क्योंकि किसान ही तो सब कुछ अनाज उगाते हैं, उसी को तो पादरी और अभिजात वर्ग सब खाते हैं। अगर किसान ना होंगे तो फिर इनका जीवन कैसे चलेगा? कहीं ना कहीं ये किसानों पे क्या है, निर्भर है, डिपेंडेंट है। फिर किसानों के प्रकार, किसान जो थे मेन रूप से अगर हम देखें तो मुख्य रूप से दो प्रकार के थे। एक तो थे स्वतंत्र किसान यानी फ्री पीजेंट, और दूसरे थे कृषि दास। ठीक है, जो सर्फ कहलाते थे। अब स्वतंत्र किसानों के बारे में समझते हैं। तो स्वतंत्र किसानों की जिम्मेदारियां देखते हैं। तो जरूरत पड़ने पर उन्हें सैनिक सेवा भी करनी पड़ती थी। स्वतंत्र किसान थे, खेती का काम करते थे, और जरूरत पड़ने पे सेना में भी चले जाते थे। ठीक है, साल में लगभग 40 दिन इनको सैन्य सेवा करनी पड़ती थी। सप्ताह में 3 या फिर उससे अधिक दिन लॉर्ड की जमीन पर काम करना पड़ता था। ठीक है, कई बार सप्ताह में 3 दिन या फिर सप्ताह में 3 से भी ज्यादा दिन तक लॉर्ड की जमीन पे, यानी अपनी खेत पे भी खेती करेंगे, लॉर्ड के खेत पे भी खेती करेंगे, और सेना के रूप में भी काम करना पड़ता था। इस काम से होने वाला उत्पादन जो था, यानी लॉर्ड की जमीन पे जो खेती करते थे उससे जो भी उत्पादन होता था, इसको श्रम अधिशेष कहा जाता था। ठीक है, और फिर बिना मजदूरी के काम, किसानों से कई काम ऐसे थे जो बिना मजदूरी के कराए जाते थे, उसके बदले में उनको कुछ मिलता नहीं था। जैसे कि गड्ढे खोदने का काम, जलाने के लिए लकड़ी लाने का, लकड़ी का बंदोबस्त करने का काम, बाड़ बनाना यानी जैसे मान लो कोई खेत है, उसके चारों साइड एक बाउंड्री बना देते हैं, लकड़ी गाड़ देते हैं, उस पे तार वगैरह बांध देते हैं, उस तरीके से बाड़ बनाना, सड़क और इमारतों की मरम्मत करना, रिपेयर करना। ठीक है, ये वो काम थे जो ये लोग करते थे, पर उनको उसके बदले में कोई पैसा या मजदूरी नहीं मिलती थी। इसके बाद है महिलाओं और बच्चों का काम। महिलाएं, बच्चे क्या करते थे? महिलाएं सूत काटने का काम करती थी, कपड़े बुनती थी, मोमबत्ती बनाती थी, अंगूर के रस निकाल के उसकी वाइन यानी मदिरा, शराब बनाई जाती थी। फिर इसके बाद है टैलेज। ठीक है, जिसको टैली कर कहा जाता था। ये जो टैली कर है, इसको देखो, राजा जो थे कभी कभी किसानों पर टैली नाम का एक डायरेक्ट कर लगा देते थे। पादरी और अभिजात वर्ग जो था उसको कर नहीं देना था, केवल ये राजा किस पे लगाते थे? किसान पे लगाते थे टैली। तो याद रखना है आपको। अब बात करते हैं दूसरे तरह के किसान, जो कि कृषि दास होते थे। कृषि दास कौन से थे? कृषि दास जो थे अपनी आजीविका यानी अपनी रोजी रोटी के लिए लॉर्ड की भूमि पे काम करते थे। ठीक है, उनकी अधिकतर उपज जो थी वो लॉर्ड को देनी पड़ती थी, यानी सामंत जो है, सामंत की भूमि पे ये लोग खेती करते हैं, और उसका मैक्सिमम जो हिस्सा है फसल का वो सामंत को दे देते हैं। तो ये कौन है? कृषि दास हैं। वे लॉर्ड की निजी भूमि पर भी बिना मजदूरी के काम करते थे, यानी उनके खेत पे तो काम करेंगे, उसकी पर्सनल एक अलग से लैंड है, उस पे भी जाके खेती करेंगे, वो भी बिना पैसे के। कृषि दासों पे बैन, यानी वे लॉर्ड की अनुमति के बिना जागीर नहीं छोड़ सकते थे। जिस जागीर में रह रहे हैं, जिस लॉर्ड के अंतर्गत रह रहे हैं, वहीं रहना होगा। पूरी तरीके से अपने लॉर्ड पे डिपेंडेंट होते थे ये लोग, इसीलिए इनको दास कहा जा रहा है, कृषि दास। फिर लॉर्ड पर निर्भरता, यानी कृषि दास जो थे केवल लॉर्ड की चक्की में ही अनाज पिसवा सकते थे, लॉर्ड के तंदूर में ही अपनी रोटी पका सकते थे, लॉर्ड के मदिरा संपीतक में ही मदिरा बनाना, शराब बनाना, बियर बनाने का काम करते थे। विवाह पर नियंत्रण, ठीक है, यानी इनकी जो शादी है उस पर भी कंट्रोल लॉर्ड का होता था। तो लॉर्ड डिसाइड करता था कि कृषि दास किससे शादी करेगा, किससे शादी नहीं करेगा। कौन डिसाइड करेगा? लॉर्ड डिसाइड करेगा। या फिर उसकी पसंद, मान लो उसका जो कृषि दास है वो किसी को पसंद करता है, तो वो उसकी पसंद को भी अपना आशीर्वाद दे सकता था, हाँ ठीक है कर लो शादी, अगर वो परमिशन दे सकता था। अगला टॉपिक है हमारा इंग्लैंड। देखो, फ्रांस के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अब बात करेंगे इंग्लैंड के बारे में।
तो देखिए ध्यान से समझना है, इंग्लैंड में सामंतवाद यानी जो सामंतवाद था वो यूरोप के देशों में धीरे धीरे करके सभी देशों में फैल रहा था। तो इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, तो इंग्लैंड में क्या था, 11वीं सदी से सामंतवाद का विकास यहाँ पे शुरू हुआ था। यहाँ पे एंजिल और सैक्सन, ठीक है, एंजिल और सैक्सन यानी छठी सदी में यहाँ पे क्या था, एंजिल और सैक्सन नाम की जनजातियां रहती थी, यानी ट्राइब्स रहती थी। ठीक है, जैसे ट्राइब्स होती है ना जनजाति, अलग अलग देशों में उनके अलग अलग नाम होते हैं। तो यहाँ पे दो मुख्य जनजाति थी, एक का नाम था एंजिल जनजाति, एक का नाम था सैक्सन जनजाति। तो ये जो जनजातियां थी ये मध्य यूरोप में इंग्लैंड में आकर बस रही थी। यानी कि आप देखो छठी सदी की बात है, छठी सदी में यूरोप में जो इंग्लैंड है, यहाँ पे आके मध्य यूरोप में इंग्लैंड में आके दो प्रमुख जनजातियां बस रही थी। वो कौन सी थी, एंजिल और सैक्सन। इंग्लैंड जो है ये एंजिल लैंड से बना है। ठीक है, इंग्लैंड को जो नाम पड़ा है ना इंग्लैंड, इसका एक नाम होता था एंजिल लैंड, क्योंकि एंजिल यहाँ पे जनजाति रहती थी। तो एंजिल लैंड से इंग्लैंड, इस तरीके से ये बन गया है। अब बात करते हैं नॉर्मन विजय की। तो 11वीं सदी में नॉर्मैडी जो है, यहाँ पे ड्यूक विलियम जो था, इनका क्या था, इन्होंने अपनी सेना के साथ इंग्लिश चैनल पार किया था। यानी 11वीं सदी में नॉर्मैडी ने ड्यूक नॉर्मैडी जो है, यहाँ के ड्यूक विलियम जो है, इन्होंने अपनी सेना के साथ इंग्लिश चैनल पार किया। इंग्लिश चैनल क्या है अभी मैं आपको मैप में बताऊंगा। तो देखो जैसे इस तरीके से इंग्लिश चैनल है, तो इन्होंने उसको पार किया था और उसने इंग्लैंड के सैक्सन राजा को हरा दिया और इंग्लैंड पे अपना अधिकार कर लिया। यानी ड्यूक विलियम जो है अपनी सेना लेकर आया और उसने क्या करा, वहां के जो राजा थे, ठीक है, सैक्सन राजा, उनको पराजित कर दिया और इंग्लैंड जो क्षेत्र है यहाँ पे क्या कर दिया, अपना राज कर लिया। अब यहाँ पे हमें इंग्लिश चैनल समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखियो ये आपको फ्रांस दिखाई दे रहा है और आप ऊपर आओगे तो यहाँ पे आपको लंदन और इंग्लैंड वगैरह दिखेगा। इसके बीच में ये जो क्षेत्र है, ठीक है, ये जो पानी वाला क्षेत्र आपको दिख रहा है, इसको इंग्लिश चैनल के नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने इस चैनल को पार किया था और इंग्लैंड में आए थे, वहां के राजा सैक्सन को हराया था और वहां पे अपना शासन स्थापित कर लिया था। ठीक है, फिर देखते हैं क्या होता है। फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में संघर्ष, यानी फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में क्या था, संघर्ष हुआ। तो उस समय फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में सीमाओं को लेकर, व्यापार को लेकर अक्सर युद्ध होते रहते थे। तो यहाँ पे फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में हमेशा युद्ध होते रहते थे उस समय में। आप वापिस से मैप में देखो, यहाँ पे आपको फ्रांस दिखेगा, ऊपर आपको इंग्लैंड दिखेगा। तो इनके बीच में क्या था, हमेशा लड़ाई चलती रहती थी। और लड़ाई यानी युद्ध चलते रहते थे किस चीज को लेकर, बॉर्डर यानी सीमाओं पर, व्यापार को लेकर, ये चीजों को लेकर यहाँ पे अक्सर युद्ध होते रहते थे। फिर विलियम प्रथम के कार्य, तो विलियम प्रथम ने क्या करा, पूरे इंग्लैंड की जो भूमि थी, जमीन थी, उसको नपवाया। ठीक है, यानी पूरे इंग्लैंड की जो भूमि है उसका माप करवाया, उसको नपवाया। फिर भूमि के नक्शे बनवाए, पूरा मैप तैयार करवाया। इसके बाद उसने ये भूमि जो थी अपने साथ आए 180 नॉर्मन अभिजातों को बांट दी। ठीक है, यानी इनके साथ जो 180 नॉर्मन जो लोग आए थे, अभिजात, अभिजात मतलब आपको पहले बता चुका हूं, वो लोग जो अमीर होते हैं, वो लोग जो कुलीन होते हैं, जिनके पास पैसा है, जिनके पास सत्ता तक पहुंच है, ऐसे लोग जो थे वो अभिजात वर्ग में आते हैं, ताकतवर लोग। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने भूमि के नक्शे तैयार करवाए और इनके साथ में जो लोग आए हुए थे, नॉर्मन जो अभिजात आए हुए थे, उनको क्या करा, वो जमीन जो थी बांट दी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सामाजिक आर्थिक संबंध को प्रभावित करने वाले कारक। तो कौन से कारक हैं जो सामाजिक आर्थिक संबंध को प्रभावित करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो बात करेंगे वो पर्यावरण की करेंगे, यानी कि एनवायरमेंट। तो देखिए 5वीं से 10वीं सदी यानी प्रारंभिक स्थिति में समझते हैं कैसा एनवायरमेंट था। तो यूरोप का जो ज्यादातर हिस्सा था उसमें बहुत घने घने जंगल होते थे। तो यूरोप का ज्यादातर हिस्सा जो था उसमें घने जंगल होते थे इस समय में, इसलिए खेती के लिए कम भूमि उपलब्ध थी। ठीक है, इसलिए खेती के लिए क्या थी, यहाँ पे भूमि जो थी वो बहुत ही कम उपलब्ध होती थी। अत्याचार होने पर किसान जंगलों में जाकर छिप जाते थे। जब भी मतलब किसी के साथ अत्याचार होता है तो क्या करते थे, किसान जंगलों में जाके छिप जाते थे। इस समय यूरोप में बहुत अधिकांश ठंड पड़ती थी और इतना ज्यादा ठंडा होता था क्योंकि यूरोप आपको पता है बहुत ही ज्यादा ठंडा था, बहुत ज्यादा ठंड थी। यहाँ पे सर्दी बहुत लंबे समय तक चलती थी, यानी सर्दी के मौसम बहुत लंबे थे। अब सर्दी होने के कारण यहाँ पे फसल उगाने के लिए बहुत कम समय मिलता था। यानी एनवायरमेंट देखो कैसा है, ध्यान से समझो। एनवायरमेंट ऐसा है कि यूरोप में ज्यादातर जंगल है, फिर यहाँ पे खेती के लिए बहुत कम जमीन है। ठीक है, यहाँ पे अत्याचार होने के कारण किसानों के साथ अत्याचार होते थे तो वो जंगलों में भग जाते थे और बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती थी, इतनी ठंड होती थी कि वहां पे खेती करने का बहुत छोटा मौसम होता था। परिणाम क्या हुआ, कृषि उत्पादन कम हो गया। जब ऐसी नेगेटिव चीजें होंगी तो खेती क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे कृषि उत्पादन कम हो गया।
फिर 11वीं सदी के बाद क्या बदलाव आया इसको देखते हैं। तो मौसम पहले की तुलना में गर्म होने लगा, यानी मौसम जो था पहले की तुलना में क्या हो गया, गर्म हो गया। खेती के लिए अधिक समय मिलने लगा। अब टेम्परेचर यहाँ पे गर्म हो रहा है, अब टेम्परेचर गर्म हो रहा है, सर्दी कम हो रही है, तो इसका क्या फायदा होगा कि अब ज्यादा समय मिलेगा खेती करने के लिए, यानी खेती के लिए ज्यादा समय मिलेगा। पाले का प्रभाव कम हुआ, यानी जो ठंड पड़ी रहती थी, पाला पड़ा रहता था, उसका प्रभाव अब कम हो गया था, मौसम गर्म हो रहा था। जंगलों की कटाई बढ़ी, जंगल जो थे वो काटे जा रहे थे, और जंगलों को काट के वहां पे खेती योग्य भूमि का विस्तार किया गया, यानी जंगल काटे गए और उनको साफ करके खेत बना दिया गया ताकि वहां पे खेती हो सके। इससे कृषि उत्पादन बढ़ गया। अब जाहिर सी बात है, टेम्परेचर ठीक हो गया है, ठीक है, और खेती के लिए जमीन बढ़ गई है, जंगल समाप्त कर दिए गए हैं, तो जाहिर सी बात है खेत बढ़े हैं तो खेती भी बढ़ेगी, उपज भी बढ़ेगी, फसल भी बढ़ेगी, तो ये परिवर्तन हो रहा था। फिर भूमि का उपयोग, पुरानी कृषि व्यवस्था, यानी जो पहले कृषि व्यवस्था थी, जो पुराना तरीका था, उसमें कैसे भूमि का उपयोग होता था इसको समझते। तो देखिए, खेती के लिए लकड़ी का हल इस्तेमाल किया जाता था। पहले ये लोग लकड़ी का हल इस्तेमाल करते थे जिससे जमीन की जुताई करते थे। ये हल केवल ऊपरी मिट्टी को ही खुरच पाता था, ठीक है, नीचे की मिट्टी को नहीं खुरचता था, इसलिए अच्छी खेती यहाँ पे नहीं हो पाती थी। किसानों को बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती थी, ठीक है। अब यहाँ पे अच्छी खेती नहीं हो पा रही है, किसान जो है वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, फिर भी उतना ज्यादा इनको बेनिफिट मिल नहीं रहा। और दो खेतों वाली व्यवस्था है यहाँ पे, यानी भूमि को दो हिस्सों में बांट दिया। पहला खेत जो है इनका, उसमें ये गेहूं बो देंगे, यानी ठीक है, देखो दो खेत वाली व्यवस्था है, खेत को दो हिस्सों में बांटा। पहला खेत जो है यहाँ पे गेहूं लगा देंगे, और दूसरा खेत जो है उसको खाली छोड़ देंगे, ठीक है, ताकि वो अपना उपजाऊपन प्राप्त कर ले, यानी एक ही खेत में खेती हो रही है। फिर अगले वर्ष क्या करेंगे, दूसरा खेत जो कि खाली पड़ा हुआ था, उसमें ये लोग राई बो देंगे। और इस व्यवस्था में मिट्टी की उर्वरता जो थी वो घटने लगी थी, क्योंकि देखो उसको कम से कम 2 साल 3 साल तक छोड़ा जाता है जमीन को, तब जाके उसकी उर्वरक शक्ति मिलती है। अगर 1 साल के लिए छोड़ोगे तो कई बार उतनी उर्वरक शक्ति मिल नहीं पाती है। तो क्या हुआ, मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति है वो कम होने लगी थी। परिणाम इसका ये हुआ कि अकाल पड़ने लगे थे, और बार बार अकाल पड़ते थे तो लोग कुपोषण का शिकार हो रहे थे, यानी उनको उतने न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहे थे खाने से जितना उनको मिलने चाहिए, लोग कमजोर हो रहे थे, ठीक है, कुपोषण का शिकार हो रहे थे। फिर आ जाती है न्यू टेक्नोलॉजी, यानी न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, यानी कि नई टेक्नोलॉजी आ गई यहाँ पे। खेती करने का इन्होंने तरीका बदल लिया नई तकनीक का इस्तेमाल करके। अब इन्होंने क्या करा, लकड़ी के हल छोड़कर लोहे का हल यूज करना शुरू करा। अब लोहे का हल जो होता है, उसमें जो नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे लोहे की फाल जो होती है, ये ज्यादा गहराई तक जमीन को खोद सकती है, यानी उसकी उर्वरक शक्ति को नीचे से निकाल सकती है। तो लकड़ी के हल की जगह पे लोहे की नोक वाला भारी हल इस्तेमाल करने लगे। ये हल क्या करता था, गहराई तक मिट्टी को जोतता था, और मिट्टी के जो पोषक तत्व होते थे उसको बेहतर उपयोग होने लगा, क्योंकि मिट्टी के पोषक तत्वों का खूब इस्तेमाल होने लगा था। कृषि उत्पादन भी यहाँ पे बढ़ चुका था, लोग पहले के मुकाबले खेती भी ज्यादा करने लगे थे, ठीक है, फायदा हो रहा था। और पशुओं का भी खूब अच्छे तरीके से उपयोग करते थे। पहले क्या करते थे, ये जो हल चलाते ना जानवरों पे, तो उसको गलत तरीके से लगाते थे, जिससे कि जानवर पूरी ताकत से खेत को नहीं जोत पाते थे। लेकिन अब इन्होंने उसको तरीके को बदला, कैसे बदला समझिए। बैलों और घोड़ों को जोतने की नई तकनीक अपनाई गई, यानी बैल और घोड़े का इस्तेमाल करते थे खेतों की जुताई के लिए। अब इन्होंने यहाँ पे भी नई तकनीक, नया तरीका इस्तेमाल करा। अब जो जुआ होता है, जुआ क्या होता है, जो जैसे आपने देखा होगा, जो बैल होते हैं उसके कंधे पे रखा जाता है ना, जो एक लकड़ी का पटरा होता है जिसमें वो बंध रहा होता है, ठीक है, जिसमें हल बंधा होता है, जिसको पकड़ के वो आगे बढ़ाते हैं, उसको जुआ कहा जाता है। तो जुआ जो था, अब गले पे नहीं बल्कि कंधों पे बांधा जाने लगा। अब गले पे नहीं बांध रहे, कंधे पे बांध रहे, तो कंधे पे बांधने से क्या फायदा होगा, फायदा ये होगा कि वो और ज्यादा ताकत के साथ खेत को जोत सकते हैं, ठीक है। तो घोड़ों के खुरों में लोहे की नाल लगा दी जाने लगी, यानी कि अब उनके कंधों में बांधा जाने लगा है, तो और ताकत से वो क्या कर सकते हैं, खेत को जोत सकते हैं। घोड़े के जो पैर होते हैं, जो नीचे उसके खुर होते हैं, ठीक है, उस खुर में क्या करने लगे ये लोग, लोहे की नाल लगाने लगे, जिससे कि इसके खुर घिसते नहीं थे। इससे पशु जो था और तेज और सुरक्षित हो गए थे, ठीक है, पशु और अधिक तेज हो गए थे, तेजी से काम कर पाते थे, और पहले के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित भी हो चुके थे। पवन और जल शक्ति, इन्होंने क्या करा, जो विंड मिल होती है, पवन शक्ति होती है, पवन से चलने वाली जो पवन चक्कियां होती है, उसका इस्तेमाल करने लगे। वाटर मिल का इस्तेमाल करने लगे। इनके उपयोग से क्या हुआ, अनाज पीसना आसान हो गया, क्योंकि अब मशीनों से अनाज को पीसा जा रहा है। अंगूर का रस निकालने लगे इससे, ठीक है, इन सब चीजों में इसका उपयोग ये करते थे। फिर 3 खेतों वाली व्यवस्था, पहले क्या था, 2 खेत वाली व्यवस्था थी। एक में अगर बो रहे हैं तो दूसरा खाली छोड़ देते हैं, अगले साल इसमें बोते हैं। तो ये वाला सिस्टम पहले चलता था, जिससे कि बार बार अकाल पड़ते थे, भूमि की उर्वरक शक्ति कम हो गई थी। अब इन्होंने एक नई तकनीक अपना ली। अब ये 3 खेतों वाली व्यवस्था ले आए, इन्होंने भूमि को 3 हिस्सों में बांट दिया।
पहला जो है उसमें ये गेहूं और राई उगा देंगे, दूसरा खेत जो है उसमें मटर, सेम, मसूर, जौ और बाजरा उगा देंगे, तीसरा जो है उसको परती छोड़ देंगे। अब क्या है, यानी दो खेतों में एक साल में काम कर रहे हैं तो इनको उपज ज्यादा मिलेगी, तीसरी को खाली छोड़ रखा है तो वहां से उर्वरक शक्ति इनको वापस मिल जाएगी। हर साल तीनों खेतों की बारी अदल बदल के की आने लगी। तो अब हर साल तीनों खेती की बारी अलग अलग तरीके से आ रही है। मान लो पहले इस खेत में काम करा, इस खेत में काम करा, इसमें नहीं करा, तो अगले साल क्या करेंगे, इसको खाली छोड़ देंगे, इसमें काम करेंगे, खेती करेंगे, इसमें खेती करेंगे, फिर अगले साल क्या करेंगे, मान लो इसमें करने लगे खेती तो इसमें नहीं करेंगे, इसमें करने लगेंगे। इस तरीके से इन्होंने क्या करा, बदल बदल कर तीनों खेतों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिससे कि इनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ। फायदा क्या हो गया, अब समझिए। नई व्यवस्था से क्या लाभ हुआ, उत्पादन बढ़ गया, यानी जो खेती करते थे उसका जो उत्पादन था बहुत तेजी से बढ़ चुका था। अब भोजन की उपलब्धता भी दुगनी हो गई। पहले इनके पास खाने के लिए अनाज नहीं था, कुपोषण हो रहा था, अकाल पड़ रहे थे, पर अब इनके पास बहुत ज्यादा क्या हो गया, अनाज हो गया, जिसकी वजह से ये लोग दुगना मतलब अनाज उगा पा रहे थे। मटर और सेम से लोगों को ज्यादा प्रोटीन मिलने लगा, क्योंकि मटर और सेम में अच्छा प्रोटीन होता है तो उनको प्रोटीन मिलने लगा। पशुओं के लिए भी अच्छा चारा अवेलेबल हो गया। कम भूमि पर अधिक उत्पादन होने लगा, थोड़ी सी भूमि पे खूब उत्पादन कर रहे हैं। किसानों के पास दूसरे कामों के लिए भी टाइम बचने लगा। तो कहने का मतलब क्या है, अब इनकी स्थिति जो है वो हर मामले में सुधर गई थी, बहुत अच्छी स्थिति इनकी हो चुकी थी। आगे देखते हैं लॉर्ड की भूमिका। तो पवन चक्की और पंचक्की, पानी से चलने वाली जो मिल है, इसको लगवाने में, इसको बनवाने में बहुत पैसा लगता था। अब हर कोई इतना अफोर्ड नहीं कर पाएगा, सभी के पास इतना पैसा नहीं होता है। लॉर्ड जो होते हैं ये बहुत अमीर होते थे, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो अमीर लोग ही इसको अफोर्ड करते थे, यही लोग इसका खर्चा करते थे। इसलिए इनका जो निर्माण काम है वो कौन करवाते थे, लॉर्ड करवाते थे, क्योंकि आम आदमी नहीं करवा पाएंगे। फिर गांव में लोहार की दुकानें खुलने लगी और गांव में भट्टियां लगने लगी। अब लोहार की दुकान है जिसमें लोहे का काम होता है, भट्टियां हैं, तो वहां पे लोहे के औजार बनाए जाते हैं, वहां पे लोहे के औजारों की मरम्मत की जाती है। ठीक है, तो ये काम हो रहा था। तो यहाँ पे क्या होने लगा, लोहे का हल, ये क्या करने लगे, लोहे का हल बनाने लगे, घोड़े की नाल बनाने लगे, उसको कृषि के जो उपकरण होते हैं वो बनाने लगे, और कम लागत पर ये सारी चीजें बनाई जाती थी। और इनको अगर खराब कोई चीज हो जाती है तो उसको रिपेयर भी बहुत कम लागत में कर दिया जाता था। ठीक है, अब बात करेंगे चौथे वर्ग की। चौथा वर्ग, हालांकि देखो चैप्टर में तीन वर्ग हैं, तीन वर्ग के ऊपर अपना चैप्टर है, लेकिन ये एक नया वर्ग है जो बाद में उभर कर सामने आया, इसको चौथा वर्ग नाम दे दिया गया। तो चौथे वर्ग में कौन आते हैं, नगर। जो नए नगर बस रहे थे वो नगर आ जाएंगे, और उस नगर में रहने वाले लोग आ जाएंगे। ठीक है, यानी जो नए नए नगर बस रहे थे वो, और उन नगरों में रहने वाले जो लोग हैं, ये सब किस में आ जाते हैं, चौथे वर्ग में आ जाते हैं। तो चलिए इनके बारे में भी थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, नए नए नगरों का विकास हो रहा था। ठीक है, तो देखिए कृषि में सुधार होने से उत्पादन बढ़ा। अब जाहिर सी बात है, कृषि बढ़िया होने लगी तो इनके पास फसल ज्यादा होने लगी। इसके साथ ही जनसंख्या, व्यापार और नगरों का भी विकास होने लगा, यानी इनकी जनसंख्या बढ़ रही थी, इनका व्यापार बहुत अच्छे से हो रहा था, और नगरों का भी विकास हो रहा था। यूरोप की आबादी जो थी वो बहुत तेजी से बढ़ रही थी। ठीक है, बहुत तेजी से यूरोप जो है आबादी के मामले में डेवलप हो रहा था। इसके बाद सेकंड पॉइंट है, जनसंख्या क्यों बढ़ी। जनसंख्या क्यों बढ़ी थी, आप जरा सोचिए। तो लोगों को अच्छा भोजन मिलने लगा था, कुपोषण खत्म हो गया था, अच्छे न्यूट्रिशन मिल रहे हैं, प्रोटीन वगैरह सब कुछ उनको मिल रहा है भोजन से। इससे उनकी जो जीवन अवधि है, यानी उनकी जो लाइफ है, ये बढ़ चुकी थी। यानी पहले अगर लोग 60 साल 70 साल जिएंगे तो अब यहाँ पे 80-90 साल जी रहे थे। आप इस तरीके से सोच लो, 13वीं सदी तक लोग जो थे 8वीं सदी की तुलना में लगभग 10 वर्ष ज्यादा जीने लगे थे। 8वीं सदी में 10 साल कम जीते थे, यहाँ पे 10 साल उनकी लाइफ बढ़ चुकी थी। और उस समय महिलाओं और लड़कियों की औसत आयु जो थी पुरुषों से कम थी, क्योंकि पुरुषों को बेहतर भोजन मिलता था, तो जाहिर सी बात है पुरुषों की जो औसत आयु हो जाएगी वो लड़कियों के मुकाबले तो ठीक ही थी। नगरों का पुनः विकास, रोमन साम्राज्य का जब पतन हुआ उसके बाद ज्यादातर जो नगर थे वो उजड़ गए थे, उजाड़ दिए गए थे, नष्ट कर दिए गए थे। लेकिन 11वीं सदी में कृषि उत्पादन बढ़ने लगा और जनसंख्या भी अच्छी तरीके से बढ़ रही थी, तो इससे फिर नए नए नगर जो थे वो बसने लगे और वो नगर यहाँ पे विकसित होने लगे। अब बाजारों की आवश्यकता, किसानों के पास जरूरत से ज्यादा अनाज होने लगा था। किसानों के पास क्या था, खूब सारा अनाज होने लगा था, और उन्हें अपनी उपज बेचने, औजार, कपड़े और ये सारी चीजें खरीदने के लिए उनके पास क्या था, उनको बाजार चाहिए था। आप देखो, किसानों के पास जरूरत से ज्यादा अनाज है,
अब जरूरत से ज्यादा अनाज है, कितना खा लेगा, कुछ तो एक्स्ट्रा बचेगा, उसको बेचना पड़ेगा। तो बेचना पड़ेगा तो उसके लिए बाजार भी चाहिए। तो उन्हें अपनी फसल को बेचने के लिए, अपने औजार खरीदने के लिए, कपड़े वगैरह खरीदने के लिए बाजार चाहिए। तो इसी कारण क्या हुआ, छोटे छोटे जो बाजार थे वो यहाँ पे डेवलप होने लगे, और धीरे धीरे ये क्षेत्र जो था वो नगरों में विकसित हो गया। नगरों का महत्व क्या है, नगरों में लोग बसने लगे, यहाँ पे व्यापार खूब हो रहा था, यहाँ पे सारी सुविधाएं भी अवेलेबल थी। इसी कारण कहा जाता है कि नगर की हवा जो है वो स्वतंत्र बनाती है। आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है क्लियर कि नगर की हवा स्वतंत्र बनाती है, क्योंकि यहाँ पे लोग स्वतंत्र होकर रह सकते हैं, जैसा मर्जी वैसा सोच सकते हैं, ठीक है, जो मन करे वो कर सकते हैं। फिर कृषि दासों की स्वतंत्रता, कई कृषि दास जो थे अपने लॉर्ड से भागकर नगर में छिप जाते थे। पहले ये जंगलों में जाके छिपते थे, अब ये लोग नगरों की तरफ आने लगे। यदि कोई एक वर्ष या फिर एक वर्ष और एक दिन तक पकड़े नहीं जाता था, मान लो कोई अगर कृषि दास है वो अपने लॉर्ड से छुप के भग गया, एक साल एक दिन तक अगर वो पकड़ा नहीं गया, तो उन्हें स्वतंत्र नागरिक यानी फ्री सिटीजन घोषित कर दिया जाता था, या फिर माना जाने लगा था। अब वो गुलाम यानी दास नहीं रहे। फिर नगरों में कौन कौन रहते थे, तो यहाँ पे स्वतंत्र किसान भी रहते थे, यहाँ पे भागे हुए कृषिदास भी रहते थे, यहाँ दुकानदार, व्यापारी, साहूकार, वकील, यहाँ पे अच्छे कारीगर, ये सब नगरों में मिलते थे। तो बड़े नगरों की जनसंख्या जो थी वो 30,000 तक पहुंच गई थी, और इन्हीं लोगों को समाज का चौथा वर्ग भी कहा जाने लगा था। ठीक है, तो नगर में कौन रहते थे, ये सारे लोग नगरों में रहते थे। नगरों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी, और ये क्या कहलाने लगा था, चौथा वर्ग कहलाने लगा था। फिर एक और टॉपिक है हमारा श्रेणी पॉइंट, ठीक है, इसको याद रखना, इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है। श्रेणी क्या है भाई, तो नगरों की सबसे महत्वपूर्ण जो आर्थिक संस्था थी उसको हम श्रेणी कहते हैं। हर शिल्प और उद्योग की अपनी अलग कैटेगरी होती है, ठीक है, हर मतलब उद्योग जो होते हैं, इंडस्ट्रीज होती है, अपनी अलग कैटेगरी की होती है, और शिल्प, हाथ से किया जाने वाला काम भी अलग तरीके का होता है। तो श्रेणी के काम क्या होते थे, एक संस्था होती थी, ये वस्तुओं की गुणवत्ता बनाए रखना, यानी इसका काम होता था कि जो चीजें बन रही है उसकी क्वालिटी को चेक करना, और उसकी क्वालिटी अच्छी बनी रहे, इसका ये देखरेख का काम है। फिर वस्तुओं का मूल्य तय करना, ये डिसाइड करती थी कि कौन सी वस्तु का मूल्य यानी प्राइस जो होगा वो कितना होगा। फिर वस्तुओं की बिक्री पर नियंत्रण रखना, ठीक है, यानी वस्तु जो बेची जा रही है उसको अपने कंट्रोल में रखना, ये भी क्या होता था, इनकी जिम्मेदारी होती थी। फिर नगर की व्यवस्था, तो हर नगर में श्रेणी सभागार होता था, ठीक है, पहरेदार नगर की सुरक्षा करता था, यानी हर नगर में श्रेणी सभागार है और पहरेदार हैं वहां पे, वो नगर की सुरक्षा करने की उनकी जिम्मेदारी है। तो यहाँ पे संगीतकारों के उत्सव होते थे, म्यूजिक कंसर्ट होते थे, और यहाँ पे जुलूस होते थे, ठीक है, इसमें प्रदर्शन वगैरह किया जाता था। सराय वाले यात्रियों की देखभाल करते थे, क्योंकि देखो यात्री आते हैं तो उनके लिए ठहरने की जगह होगी, ठहरने की जगह जैसे आज के समय में हम कहाँ रुकते हैं, होटल में रुकते हैं, तो उस समय में लोग सराय में रुका करते थे, इसे होटल ही मान लो उस समय का, उस जमाने में ऐसा ही होता था। ठीक है, तो यहाँ पे यात्री लोग रुकते थे, तो उनका ये देखभाल भी करते थे। फिर व्यापार का विस्तार, यानी 11वीं सदी से पश्चिम एशिया के साथ नए व्यापार मार्ग बनने लगे। 11वीं सदी में क्या हुआ, पश्चिम एशिया के साथ नए नए व्यापार मार्ग बनने लगे। स्कैंडिनेवियाई जो व्यापारी थे, ये फर खरीदते थे, जानवरों के, शिकारी बाज खरीदने लगे थे, ठीक है, इनका ये व्यापार करते थे। अंग्रेज व्यापारी जो थे वो टिन बेचा करते थे, रांगा बेचा करते थे। तो ये यहाँ पे व्यापार जो था बहुत तेजी से बढ़ गया था। फिर शिल्प और उद्योग का विकास, तो 12वीं सदी तक फ्रांस में व्यापार और शिल्प बहुत तेजी से बढ़ रहा था। पहले कारीगर जो थे एक मेनर से दूसरे मेनर में घूमा करते थे, कारीगर लोग कभी इस मेनर में काम करा, कभी दूसरे मेनर में काम करा। अब वे नगरों में बसकर वस्तुओं का उत्पादन करने लगे और वहीं पे व्यापार करने लगे। अब नगरों में बस गए हैं, खुद ही चीजों को बना रहे हैं और उन चीजों को बेच रहे हैं। फिर नेक्स्ट है नगरों का प्रभाव, तो नगरों की संख्या क्या थी, लगातार बढ़ गई थी, व्यापार बहुत तेजी से फैलने लगा था, नगर बढ़ रहे थे, व्यापार बढ़ रहा था, और नगरों के व्यापारी जो थे बहुत ज्यादा अमीर और शक्तिशाली यहाँ पे बन चुके थे। ठीक है, तो समय के साथ क्या हुआ, नगर बढ़े, व्यापार बढ़ा, नगरों की आबादी बढ़ी, और यहाँ पे अमीर और नगर जो थे, यहाँ के जो रहने वाले व्यापारी लोग थे जो यहाँ पे ट्रेड करते थे, वो भी बहुत अमीर हो गए थे, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली बन चुके थे। एक आपके पेपर में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कैथीड्रल नगर। आखिर क्या होता है कैथीड्रल नगर, तो कैथीड्रल क्या होता है, बहुत बड़ी चर्च, यानी बहुत बड़ी चर्च को कैथीड्रल कहा जाता था, जो पक्की बनी हुई चर्च होती थी। तो सबसे पहले कैथीड्रल की बात करते हैं। तो अमीर व्यापारी जो थे अपना धन चर्च को दान में देते थे। अमीर व्यापारी क्या करते थे, पैसा दान में दे देते थे चर्च को। तो 12वीं सदी से फ्रांस में बड़े बड़े चर्च बनने लगे थे, इन्हीं चर्च को क्या कहा जाता था, कैथीड्रल कहा जाता था। फिर निर्माण में सहयोग, यानी कैथीड्रल जो मठ है,
इसकी मठ की संपत्ति होते थे, कैथीड्रल मोनेस्ट्री की संपत्ति होते थे। इनका जो निर्माण का काम होता था उसमें समाज के कई लोग अपना पैसा देते थे, व्यापारी हो गए या अन्य लोग हो गए, वो क्या करते थे अपना योगदान देते थे, पैसा देके या फिर और किसी तरीके से योगदान दिया जाता था। लोगों ने यहाँ पे मेहनत करी, श्रम किया, अपना पैसा धन दिया और निर्माण सामग्री देके सहयोग करा। तो कैसे मदद कर सकते थे? या तो लोग यहाँ पे पैसा दे दे, डोनेशन, या फिर लोग अपना श्रम दे दे। श्रम देने का मतलब है वहां पे मजदूरी करना, मेहनत करना कि भाई हम वहां पे काम करेंगे। या फिर यहाँ पे सामग्री दे दे, जैसे मान लो ईंट चाहिए तो ईंट दे दे, जो भी कांच चाहिए कांच दे दें, जो भी सामान लगता है अगर वो सामान दे दें, तो इस तरीके से लोग क्या करते थे? सहयोग करते थे। फिर कैथीड्रल की विशेषता क्या है? कैथीड्रल पत्थर से बने विशाल चर्च होते थे। यानी ये जो चर्च होते थे ये पत्थर से बने होते थे, बड़े बड़े चर्च होते थे और इन्हें बनाने में कई वर्ष लग जाते थे, क्योंकि भाई बड़े चर्च हैं तो उनको बनाने में कई वर्षों का समय लगता था। अब कैथीड्रल और नगरों का विकास, तो निर्माण के दौरान कैथीड्रल के आसपास लोग बसने लगे। निर्माण पूरा होने के बाद ये तीर्थ स्थल बन गए। यानी जब निर्माण हो रहा था, जैसे मान लो यहाँ पे चर्च बन रही है, ठीक है, तो चर्च के क्या है आसपास लोग बसने लगे हैं, लोग आसपास यहाँ पे बसने लगे हैं। अब जहां पे बसने लगे हैं तो निर्माण पूरा होने के साथ ही ये क्या बन गया? तीर्थ स्थल बन चुका है। अब लोग यहाँ पे आने लगे थे। फिर धीरे धीरे इसके आसपास पूरा एक छोटे छोटे नगर विकसित हो गए और कैथीड्रल नगर ही इसको कहा जाने लगा। ठीक है, यानी जहां पे चर्च बनी थी लोग आसपास आके बसे, फिर धीरे धीरे वो नगर बन गया, इसको क्या कहा जाने लगा? कैथीड्रल नगर। ठीक है, बहुत फेमस था ये फ्रांस में। इसके बाद बात करते हैं इनकी बनावट के ऊपर। तो इसको कैसे बनाया जाता था भाई? तो देखो इसको इस तरीके से बनाया जाता था कि पादरी की आवाज जो है सभी लोगों तक साफ पहुंचे, यानी पादरी वहां पे जो भी अनाउंसमेंट कर रहे हैं वो सभी लोगों तक उनकी अनाउंसमेंट पहुंच जाए। भिक्षुओं के गीत मधुर सुनाई दे, यानी अगर कोई भिक्षु वहां पे गीत गाता है तो लोगों को सुनाई दे। चर्च की घंटियों की आवाज जो है दूर दूर तक पहुंचे, इस तरीके से चर्च को बनाया जाता था। फिर रंगीन कांच की खिड़कियां, यहाँ पे कलरफुल कांच की खिड़कियां बनाई जाती थी। तो कैथीड्रल की जो खिड़कियां होती थी उसमें रंगीन कांच इस्तेमाल किया जाता था। और दिन में जब सूरज की रोशनी अंदर आती थी तो अंदर देखने में बहुत सुंदर लगता था, क्योंकि कलरफुल लाइट भी आएगी अगर शीशा कलरफुल होगा तो। रात में यहाँ पे मोमबत्ती जलाई जाती थी, तो मोमबत्ती जब अंदर जलाई जाती थी तो शीशे के बाहर दिखता है, तो बाहर से देखने में बहुत ही चमकदार और सुंदर लगता था। फिर बाइबल की कहानियां, तो रंगीन कांच पर बाइबल की कहानियों के चित्र बनाए जाते थे, यानी जो रंगीन कांच थे उसमें बाइबल के चित्र बनाए जाते थे, उसकी जो कहानियां होती हैं। और उस समय ज्यादातर जो लोग थे वो पढ़ लिख नहीं सकते थे, तो वो चित्र को देखकर ही समझ जाते थे, यानी इसलिए वो चित्रों को क्या करते थे? देखते थे और बाइबल की कहानियों को समझ लेते थे, क्योंकि पढ़ना नहीं जानते तो चित्र से समझ लेते थे। अब अगला टॉपिक है 14वीं सदी का संकट। तो देखिए, आर्थिक संकट की शुरुआत, यानी 14वीं सदी की शुरुआत तक यूरोप का जो आर्थिक विकास था ये काफी धीमा हो गया था। इसके पीछे तीन कारण थे। पर्यावरण में काफी तेजी से बदलाव आ रहे थे, अकाल पड़ रहे थे, संसाधन की कमी हो रही थी और ब्लैक डेथ नामक एक महामारी आ गई थी, जिसके कारण यहाँ पे ये समस्या आई। अब पर्यावरण में क्या बदलाव हो रहा है इसको समझते हैं। तो देखिए, 13वीं सदी के अंत में मौसम जो था फिर से ज्यादा ठंडा होने लगा। जैसे कि पहले मौसम ज्यादा ठंडा था तो बुरे हालात थे, फिर मौसम गर्म हुआ तो सब कुछ अच्छा होने लगा। अब वापिस मौसम फिर से ठंडा होने लगा है तो फिर से यहाँ पे बुरे हालात आ चुके हैं। ठीक है, फिर फसल उगाने का समय क्या हो गया? पहले के मुकाबले फिर से कम हो गया। ऊंचे क्षेत्रों में खेती करना और ज्यादा कठिन हो गया। तूफान आ जाते थे, बाढ़ आ जाते थे, जिसके कारण बाढ़ की वजह से कई बार क्या होता था? खेत खराब हो जाते थे, नष्ट हो जाते थे। और इससे सरकार की जो टैक्स से होने वाली इनकम थी वो भी कम हो गई थी, क्योंकि अब सरकार को उतना ज्यादा टैक्स यहाँ पे नहीं मिल पा रहा था। फिर भूमि और पशुओं की समस्या, लगातार खेती करने से भूमि की उर्वरता घट रही थी। बार बार खेती करते थे तो भूमि की उर्वरक शक्ति कम हो रही थी। चरागाह जो थे कम होने से पशुओं की संख्या घटने लगी थी, क्योंकि चरागाह कम हो गए थे तो पशु अब उतने नहीं रहे थे। जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी, जिसके कारण संसाधन भी कम पड़ रहे थे। तो ये समस्या थी। ज्यादा खेती करने से जमीन की शक्ति गई, उर्वरक शक्ति गई। ठीक है, चरागाह कम हो गए तो पशु भी कम हो गए, संख्या कम हो गई। जनसंख्या बढ़ रही है तो संसाधन कम हो रहे हैं, सीधा सीधा आपको समझ में आएगा। इसके बाद है अकाल। तो इस समय क्या था? 1315 से 1317 ईस्वी तक यूरोप में बहुत ज्यादा अकाल पड़ने लगे थे। 1320 के दशक में बड़ी संख्या में पशु जो थे वो मर गए थे और यहाँ पे भोजन की बहुत ज्यादा कमी हो गई थी, बहुत ज्यादा बुरी हालात यहाँ पे हो चुके थे। फिर व्यापार में गिरावट, ऑस्ट्रिया और सर्बिया, याद रखना ऑस्ट्रेलिया नहीं है ये, ऑस्ट्रिया है। ठीक है, ऑस्ट्रिया और सर्बिया
यहाँ पे क्या था, चांदी की खान होती थी। अब चांदी की खान थी तो चांदी होता था, लेकिन यहाँ पे उत्पादन पहले के मुकाबले कम हो गया था। बाजार में जो सिल्वर कॉइन होते थे, यानी जो चांदी के सिक्के होते थे, उसकी भी काफी कमी हो गई थी। व्यापार भी काफी प्रभावित हुआ। सरकार ने क्या करा, सिक्कों में चांदी कम कर दी और सस्ती धातु जो होती है वो मिक्स करना शुरू कर दिया, यानी मिलावटी सिक्का बनाना सरकार ने शुरू कर दिया। फिर ब्लैक डेथ नामक एक महामारी, यानी 12वीं 13वीं सदी में व्यापार बढ़ने से विदेशी जहाज यूरोप में आने लगे। अब विदेशी जहाज जब यूरोप में आते थे तो उसमें क्या होता था, जहाजों के साथ चूहे आ जाते थे। अब चूहे जो आते थे, चूहे के कारण एक एक बीमारी फैलती थी जिसको कहा जाता है ब्यूबोनिक प्लेग। ठीक है, यानी ये एक प्लेग नामक बीमारी हो जाती थी जिसको ब्लैक डेथ के नाम नाम से हम जानते थे। ये महामारी जो थी उन चूहों के कारण बहुत तेजी से फैल गई। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। फिर महामारी का प्रभाव क्या हुआ, 1347 से 1350 ईस्वी के बीच में पश्चिमी यूरोप में सबसे ज्यादा लोग इससे प्रभावित हुए। व्यापारिक जो नगर थे, यहाँ पे बहुत तेजी से बीमारी फैलने लगी थी। मठों में, आश्रम में भी बड़ी संख्या में लोग इससे संक्रमित हो गए। और सबसे ज्यादा इससे कौन प्रभावित होते थे, बच्चे। बच्चों की इम्यूनिटी कमजोर होती है तो बच्चे से प्रभावित हुए। फिर युवा भी प्रभावित होने लगे और बुजुर्ग, यानी ये सभी क्या है, इससे प्रभावित होने लगे। ज्यादातर किसकी इम्यूनिटी कमजोर होती है, बच्चों की और बुजुर्गों की। हालांकि युवा की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, लेकिन फिर भी क्या हुआ, नुकसान तो सबको उठाना ही पड़ता है। बीमारी आएगी तो किसी को भी खत्म कर सकती है। फिर जनसंख्या में कमी, अब बीमारी है तो बहुत बड़ी संख्या में लोग मर रहे हैं। तो 1300 ईस्वी में यूरोप की जनसंख्या लगभग लगभग 7.3 करोड़ थी। 1400 में आके ये 4.5 करोड़ रह गई। सोचो कितनी बड़ी संख्या में लोग मर गए। आर्थिक और सामाजिक प्रभाव, जनसंख्या घटने से मजदूरों की कमी हो गई। खेती और उत्पादन भी प्रभावित हुआ। मजदूर नहीं रहे तो खेती कैसे करेंगे, उत्पादन कैसे होगा। खरीदार कम होने लगे क्योंकि पैसा नहीं था। कृषि उत्पादों की कीमतें भी गिरने लगी थी। अब मजदूर कम हो गए तो समझिए क्या असर पड़ेगा। तो मजदूर कम होने की वजह से प्लेग के बाद जब मजदूरों की डिमांड बहुत बढ़ी तो इंग्लैंड में कृषि मजदूरों की मजदूरी जो थी वो 250% बढ़ गई। 250% मजदूरी बढ़ जाना कौन अफोर्ड कर पाएगा, सोचो इतने बुरे हालात थे। अब मजदूर जो थे पहले से कई गुना ज्यादा पैसा मांग रहे थे, काम करने के लिए मजदूरी मांग रहे थे। फिर क्या होता है, सामाजिक असंतोष आता है, यानी लॉर्ड की आय जो थी वो पहले के मुकाबले काफी कम हो गई। प्लेग और आर्थिक संकट के कारण लॉर्ड की आय घट गई थी। इसके मुख्य कारण क्या थे, मजदूरी बढ़ना, क्योंकि मजदूरी बढ़ गई थी तो लॉर्ड को कोई काम कराना है तो ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। फिर कृषि उत्पादों की कीमतें भी गिरना, कृषि उत्पाद की कीमतें गिर गई थी। टैक्स भी अब पहले की तरह ज्यादा नहीं मिल पा रहा था। पुरानी व्यवस्था लागू करने का प्रयास, तो नुकसान बहुत हुआ तो नुकसान की भरपाई करने के लिए लॉर्ड ने क्या करा, जो पुराने अग्रीमेंट थे, पुराने समझौते थे, कॉन्ट्रैक्ट थे, उसको तोड़ दिया। फिर से मजदूरी सेवाएं, जो बेकार मजदूरी सेवाएं हैं, यानी कि मजदूरी करवा लो पर पैसे मत दो। और पुरानी जो सामंती प्रथाएं थी वो उन्होंने लागू करना शुरू कर दिया। किसानों का विरोध, यानी किसानों ने, खासकर जो पढ़े लिखे और संपन्न किसान थे, उन्होंने इस चीज का विरोध करा। फिर विरोध धीरे धीरे हिंसक विद्रोह में बदल गया, यानी लोगों ने हिंसा करनी शुरू कर दी। फिर ये प्रमुख विद्रोह जो थे ये कब कब हुए थे, 1323 ईस्वी में फ्लैंडर्स में हुआ, 1358 में फ्रांस में हुआ, ठीक है, 1381 में इंग्लैंड में हुआ। तो ये विरोध हो रहे थे। विद्रोह का परिणाम क्या हुआ, तो सभी विद्रोहों का कठोर और हिंसक तरीके से दमन किया गया, यानी जहां पे विद्रोह हुआ उनको मारा पीटा गया। सबसे बड़े विद्रोह उन क्षेत्रों में हुए जहां पर पहले आर्थिक समृद्धि आई। ठीक है, सबसे पहले विद्रोह कहां पे हुए थे, जहां पे आर्थिक समृद्धि आई थी। फिर विद्रोह का महत्व, किसान अपने पुराने अधिकार और सुविधाएं बचाना चाहते थे। किसान चाहते थे कि भाई उनके अधिकार बचे रहे, सुविधा उनको मिलती रहे। और इन विद्रोह ने दिखा दिया था कि किसान अब पुरानी गुलामी को स्वीकार नहीं करेंगे कि तुम उनसे काम करा लो पर उनको पैसे ना दो। फिर सामंतवाद पर प्रभाव, विद्रोहों के बाद पुरानी सामंती व्यवस्था जो है पूरी तरीके से वापस नहीं ला जा सकती थी। मतलब क्योंकि विद्रोह जो हो गए थे तो लॉर्ड भी समझ गए थे कि अगर इनको दबाने की कोशिश की जाएगी तो पुरानी व्यवस्था यहाँ पे हम नहीं ला पाएंगे कभी भी। धन आधारित अर्थव्यवस्था जो थी वो मजबूत हो चुकी थी इस समय में, इसलिए सामंती संबंध जो थे अब धीरे धीरे कमजोर होने लगे थे, क्योंकि अब सारी चीजें पैसों से होती थी। अब ये नहीं है कि अनाज ले लो, ये ले लो, इस तरीके से काम नहीं चलता था। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पुरानी जो सामंती व्यवस्था है वो धीरे धीरे खत्म हो रही थी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है राजनीतिक परिवर्तन। तो नए शक्तिशाली राज्यों का उदय हुआ 15वीं 16वीं सदी में। यूरोप के राजाओं ने अपनी सैन्य और आर्थिक शक्ति को बढ़ाया। इतिहासकार ने इसको नए शासक कह दिया, क्योंकि इनके पास क्या है, अपनी मजबूत सेना है और आर्थिक रूप से तो ये लोग मजबूत हैं ही। फिर प्रमुख नए शासक फ्रांस में थे लुई 11वें, ऑस्ट्रिया में थे मैक्सिमिलियन,
और इंग्लैंड में हेनरी सप्तम, ठीक है, स्पेन में इसाबेला और फर्निडैंड, ये कुछ शासक थे जो इस समय में नए शासक बन के उभरे थे। इन्होंने यहाँ पे शासन चलाया था। फिर नए शासक की विशेषता क्या थी? तो इनके पास थी परमानेंट सेना। ये स्थायी नौकरशाही थी। नौकरशाही मतलब ब्यूरोक्रेसी, कहने का मतलब इनके पास अधिकारी होते थे, मंत्री होते थे, कर्मचारी होते थे जो परमानेंट होते थे। और राष्ट्रीय कर व्यवस्था, एक ऐसा नेशनल टैक्स सिस्टम था जिसे पूरे देश में ये टैक्स लेते थे। राजा की शक्ति और ज्यादा उसको मजबूत बनाया गया, राजा बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया। फिर समुद्री विस्तार, स्पेन और पुर्तगाल ने समुद्री यात्रा और नए देशों की खोज की शुरुआत कर दी। अब ये नए देशों को खोजने लगे तो वहां पे व्यापार के रास्ते भी खुलने लगे। तो इससे क्या हुआ, यूरोप ने समुद्र पार व्यापार शुरू करा और अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे दो चीज करी इन्होंने, जब ये समुद्री रास्ते खोजते थे तो एक तो इनको नया क्षेत्र मिल जाता था, उस क्षेत्र पे नए संसाधन होते थे तो उससे व्यापार हो जाता था। फिर ये क्या करते थे, कुछ देशों को अपने कब्जे में ले लेते थे, अपना गुलाम बना लेते थे। तो इस तरीके से भी उस क्षेत्र के संसाधन इनको मिल जाते थे। सामंतवाद का कमजोर होना, आर्थिक बदलाव के कारण जागीरदारी और सामंतवादी जो सामंतशाही जो व्यवस्था थी ये कमजोर हो रही थी। इसका लाभ उठाकर राजाओं ने क्या करा, अपनी ताकत बढ़ा ली और सामंतवादी व्यवस्था यहाँ कमजोर है। स्थायी सेना का गठन, पहले राजा जो थे युद्ध के समय में सामंतों की सेना पे ही डिपेंडेंट होते थे। यानी पहले राजा क्या करते थे, युद्ध के समय में सामंतों से सेना लेते थे। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, राजा ने क्या करा, सामंत को जमीन दी, सामंत क्या करेगा, बदले में सेना देगा। तो ये चीज होती थी। लेकिन अब उन्होंने बंदूक और बड़ी तोपों से लैस ट्रेंड स्थायी सेना बना दी कि भाई अब हमें सामंत से सेना नहीं चाहिए, अब हम खुद की सेना रखेंगे। और ये सेना जो थी सीधा राजा के कंट्रोल में ही रहती थी, राजा डिसीजन लेता था। टैक्स में वृद्धि, राजा ने क्या करा, टैक्स बढ़ा दिया। और टैक्स बढ़ा दिया तो इस धन से बड़ी सेना रख पाया, सीमाओं की रक्षा भी की गई, राज्य को उसने बढ़ाया। और आंतरिक जो विद्रोह था उसको भी उन्होंने क्या करा, दबाया। इसके बाद है अभिजात वर्ग का विरोध। अब जो अभिजात वर्ग था, जो एक समय में बहुत ज्यादा ताकतवर होता था, अब इन्होंने राजाओं की बढ़ती हुई शक्ति को देखा तो इन्होंने क्या करा, उसके खिलाफ इन्होंने एक तरीके से विरोध करना शुरू कर दिया। क्योंकि राजा की शक्ति बढ़ रही थी, इससे ये लोग असंतुष्ट थे। तो उनका मुख्य विरोध जो था वो था टैक्स को लेकर और राजा के बढ़ते कंट्रोल को लेकर। ठीक है, यानी टैक्स बढ़ा रहे हैं ये गलत है, और राजा इतना ताकतवर हो रहा है, अपना कंट्रोल बढ़ा रहा है, इस चीज को इन्होंने गलत माना। तो इन्होंने क्या करा, विद्रोह कर दिया। तो इंग्लैंड में 1497, 1536, 1547, 1549 और 1553 में बहुत सारे विद्रोह हुए जिनको क्या करा, दबा दिया गया। फ्रांस में देखें तो लुई जो 11 थे, इनके ड्यूक और राजकुमारों के इनको भी ड्यूक और राजकुमारों का क्या करना पड़ा, विरोध का सामना करना पड़ा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, विरोध बहुत तेजी से फैल रहा है। फिर फ्रांस के धर्म युद्ध, फ्रांस में धर्म युद्ध हुआ, यानी 16वीं सदी में फ्रांस में धर्म युद्ध शुरू हो गए थे। इनके पीछे केवल धार्मिक कारण नहीं थे, बल्कि राजा की शक्ति और क्षेत्रीय स्वतंत्रता का भी संघर्ष था। ये केवल धर्म के लिए नहीं लड़ रहे थे, ये चाहते थे कि राजा की शक्ति कंट्रोल में रहे और इनको स्वतंत्रता मिले। अभिजात वर्ग में बदलाव, यानी लगातार हार के बाद अभिजात वर्ग जो था इसने अपना रवैया बदल लिया। यहाँ पे वो राजा के विरोधी रहने की बजाय राजभक्त बन गए, क्योंकि इनको पता लग गया था कि हम विरोध करेंगे तो राजा सेना से ताकत से हमारे विरोध को ऐसे ही दबाता रहेगा। तो राजा के खिलाफ जाने से ज्यादा अच्छा है कि राजा का भक्त बन जाओ, राजभक्त बन जाओ। इसलिए शाही निरंकुशता आ चुकी थी। ठीक है, शाही निरंकुशता को सामंतवाद का विकसित रूप माना गया, क्योंकि अब राजा है, राजा ही डिसीजन ले रहा है। वो निरंकुश शासक है, जिसको मर्जी उसको दबा सकता है, जिस विद्रोह को चाहे दबा सकता है, लोकतंत्र नहीं है। तो ऐसे में इसी को क्या कहा गया, एक तरीके से इसको एक नया सामंतवाद का रूप भी माना जाता है। अब आगे देखो क्या होता है, फ्रांस और इंग्लैंड की राजनीतिक व्यवस्था। तो फ्रांस स्टेट जनरल, यानी 1614 में जो लुई थे, इनके शासनकाल में स्टेट्स जनरल की बैठक हुई। इसमें 3 वर्गों के जो प्रतिनिधि शामिल हुए, इसमें पादरी शामिल हुए, अभिजात शामिल हुए और सामान्य वर्ग के लोग जो थे ये शामिल हुए। और इसके बाद 1789 तक यहाँ पे दोबारा नहीं, इनको कभी बुलाया नहीं गया, क्योंकि राजा जो था अपनी शक्ति साझा नहीं करना चाहता था, राजा अपनी शक्ति को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता था। तो फ्रांस में आप लोगों को पता है ना 1789 की महत्वपूर्ण क्रांति हुई थी, वो भी आपको याद रखना है। फिर क्या होता है, इंग्लैंड की बात करते हैं तो यहाँ पे जो संसद थी, तो यहाँ पे नॉर्मन विजय से पहले एंग्लो सैक्सन जो परिषद मौजूद होती थी। एंग्लो सैक्सन क्या थी, यहाँ पे जनजातियां होती थी, तो इनकी परिषद यहाँ पे मौजूद थी, इनकी पूरी एक समिति होती थी। राजा को नया कर लगा, कोई नया टैक्स लगाना है तो उससे पहले क्या करना था, इससे सलाह करना पड़ता था। आगे चलकर यही जो संसद है ये बनी, और संसद के 2 सदन बन गए। एक है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जिसमें बड़े लोग होते थे, लॉर्ड होते थे, पादरी होते थे। दूसरा है हाउस ऑफ कॉमन्स। कॉमन्स में क्या होते थे, नगर के लोग, ग्रामीण क्षेत्र के जो प्रतिनिधि होते हैं, ये लोग इसमें शामिल होते थे।
तो संसद के यहाँ पे 2 सदन बन चुके थे। फिर चार्ल्स प्रथम और संसद, तो राजा चार्ल्स प्रथम ने क्या करा, 11 वर्षों तक संसद बुलाए बिना शासन करा। यानी इन्होंने संसद को नहीं बुलाया, ऐसे ही शासन करते रहे। बाद में धन की आवश्यकता होने पर संसद बुलानी पड़ी। अब इनको पैसा चाहिए तो संसद बुलानी पड़ी। संसद के जो लोग थे, बाकी लोग जिनको नहीं बुलाया जाता था, वो राजा से बहुत गुस्से में थे। तो संसद के एक भाग ने राजा का विरोध करना शुरू कर दिया, ठीक है, क्योंकि राजा को ये लोग पसंद नहीं करते थे। अंत में क्या होता है, चार्ल्स प्रथम को मृत्युदंड की सजा सुना दी जाती है और यहाँ पे गणतंत्र यानी राजा का शासन खत्म, गणतंत्र आ चुका है। लेकिन कुछ समय के बाद दोबारा से राजतंत्र आ गया, यानी फिर से राजा का शासन आ गया, लेकिन इस शर्त पे आया कि संसद को रेगुलर बुलाया जाएगा तभी राजतंत्र चलेगा। तो उन्होंने उस शर्त को मान लिया। फिर अंतिम परिणाम क्या हुआ, फ्रांस ने आगे चलकर रिपब्लिक यानी गणतंत्र मार्ग अपनाया। इंग्लैंड में संवैधानिक राजतंत्र, यानी यहाँ पे संवैधानिक राजतंत्र, राजतंत्र चलेगा लेकिन संविधान के हिसाब से चलेगा, इसको अपना लिया। और 17वीं सदी के बाद दोनों देशों का राजनीतिक विकास जो है अलग अलग दिशा में होता रहा। तो यहाँ पे अपना ये लेक्चर खत्म हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जरा भी डाउट है तो वीडियो को दोबारा देख लो, 2 बार देख लो, अच्छे तरीके से समझ लो। एनसीईआरटी में जो चीजें हैं वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे आपको आसान भाषा में समझा दी है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।